So, Jai Hind everyone, welcome back to the current affairs classes. Let's start our session. जो टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे, पहला टॉपिक है इंडिया नाइजीरिया प्राइम मिनिस्टर का विजिट है. तो वी विल सी दैट कि क्या हमारा प्रोग्रेस है. दिस विल बी पार्ट ऑफ इंडिया अफ्रीका जीएस पेपर 2. Then we will see that the India conduct historic flight test for the hypersonic missile. What is mean by the hypersonic? साउंड से भी कई गुना इसकी स्पीड होती है मिसाइल की. तो दिस इज द हाइपरसोनिक. सो एंड रेंज विल बी 15,000 किलोमीटर. अब हाइपरसोनिक में 15,000 किलोमीटर काफ़ी एक तरीके से बड़ा अचीवमेंट है. नॉर्मल पैराबोलिक जो होता है ना बैलिस्टिक मिसाइल वो दूर तक जाती है. हाइपरसोनिक लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जा पाती है, 800, 900, 1000 किलोमीटर. तो यहाँ पे 15 किलोमीटर का रेंज अचीव करना दैट इज ए ग्रेट अचीवमेंट. ऐसे चलेगी जो हाइपरसोनिक होगा. नॉर्मल जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है ये वाला ट्रैजेक्टरी होगा. ठीक है, यहाँ से हम छोड़ेंगे, यहाँ जाके वो टारगेट करेगा. हाइपरसोनिक में ये वाली स्पीड से वो जाएंगे. Then we will see that the COP29 discuss flagging no progress made on the issues critical to the developing countries. तो यहाँ पे हो रहा है कि COP29 किस चीज को लेके है? क्लाइमेट चेंज, और उसको लेके है कि हाउ टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज, यही है ना. और उसके लिए डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री में दो डिवाइड आ गया है. डेवलप्ड कंट्रीज ने ऑलरेडी उन्होंने जो ग्रीन हाउस गैस है वो एमिट करा है, और डेवलपिंग कंट्री से वो कह रहे हैं कि आप भी कीजिए. डेवलपिंग कंट्री कह रहा है कि अभी हम डेवलप करने का टाइम है, अपने जो पुअर पीपल है उनको सर्व कैसे करेंगे. और डेवलपिंग कंट्रीज उनसे पैसे मांगते हैं एडाप्ट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए. मिटिगेट करने का मतलब जो चीज़ें बिगड़ रही हैं उसको वापस लाई जाए, और एडाप्ट करने के लिए कि जो चीज़ें बिगड़ गई हैं अब हमको खुद को ढालना है. एक चीज़ है सही करना, एक होता है ना कि खेती कर रहे हैं वहाँ पे बाढ़ आ गया तो पानी निकालना. अब बाढ़ आ गया उसमें पानी निकल ही नहीं पाएगा, चारों तरफ वो नदी के अंदर आ गया. तो हम या तो उसी में फिशिंग कर लें क्योंकि अब खेती पॉसिबल नहीं, तो एडाप्ट कर गए ना पानी भरने के अनुसार. आर यू गेटिंग ना? एडाप्ट एंड मिटिगेशन में दो डिफरेंस होता है. सो दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट. ठीक है ना. देन वी विल सी दैट द ग्रोइंग एपिडेमिक्स कंटिन्यूसली जो हमारा वायरस के कारण इंक्रीज नंबर ऑफ हम देख रहे हैं कि दिस डिजीज एंड द इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. देन वी विल सी दैट द न्यू जस्टिसिया एंड द री इमेजिंग जस्टिस. तो जस्टिसिया क्या है? एक सिंबल है, एक स्टैचू. अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में किया था इंस्टॉल, एक दिन हम लोग डिस्कस किए थे. क्या डिस्कस किया था? ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया. एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन, एक हाथ में स्केल. ओके, तो दिस विल बी पार्ट ऑफ टू जुडिशरी और द फिलोसफी का भी हो सकता है, इस पे एस्से भी लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे. आफ्टर दैट वी विल सी दैट द डिवास्टेटिंग ब्लो टू द ग्लोबल क्लाइमेट एफर्ट. तो जो COP29 का हम लोग सक्सेस नहीं पा रहे हैं, जो वहाँ पे डिसएग्रीमेंट है, उसी पे ये आर्टिकल है. देन वी विल सी दैट द वाई जर्मनी हेडेड फॉर द स्नैप पोल. का मतलब क्या होता है? बीच में ही कोई इलेक्शन करा दे. जैसे 2024 में इलेक्शन हुआ है, मोदी जी का गवर्नमेंट आया है. अब नॉर्मली कि कब होना चाहिए? 2029 में, 2029 में. लेकिन बीच में ही जेडीयू अपना सपोर्ट खींच ले, गवर्नमेंट गिर जाए, तो हमें बीच में ही इलेक्शन कराना पड़ेगा. उसी को हम स्नैप पोल या तो मिड टर्म पोल कहते हैं. ठीक है, तो जर्मनी में क्या सिचुएशन है उसको हम लोग स्टडी करेंगे. दैट विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2 कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक हमारा सिलेबस का पार्ट है. सो दिस विल बी पार्ट ऑफ आवर पॉलिटी सेक्शन. उसके बाद हम देखेंगे व्हाई वर द केरला आईएएस ऑफिसर सस्पेंडेड. कुछ आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है, तो उसका ग्राउंड देखेंगे कि क्यों सस्पेंड किया गया. Okay. Then we will see that the why UK consumers protection group going after the Apple's iCloud. अभी देखा गया है कि
जो एप्पल मोबाइल होता है वो किस कस्टमर को अपने फोर्स करता है कि आई क्लाउड को सब्सक्राइब करे और पे करे। इसको लेके एक ग्रुप है जिसका नाम है विच, वो पहुंच गए हैं, दे आर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्रुप। दे हैव रीच टू द कोर्ट फॉर द कंपनसेशन। ठीक है, जो ट्रिब्यूनल होता है एंटी कंपटीशन के कोई भी एक्टिविटी होता है उसके खिलाफ एक्शन लेता है। ओके, देन वी विल सी दैट द हेड ऑफ द पोल सेंटर इजेज नॉर्म फॉर द सोयाबीन्स प्रोक्योरमेंट। तो हम देखेंगे यहाँ सपोर्ट प्राइस सपोर्ट सिस्टम जो आता है इज एसोसिएटेड विद द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट सब्सिडीज। दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3। And in the last we will see that the center aims to make the Andaman Nicobar island of the tuna export. What is the tuna? Tuna is a type of fish. ठीक है, तो we will see one by one. तो फ्रंट पेज का जो पहला न्यूज है दैट इज द मोदी जी हैज रीच्ड द नाइजीरिया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया? मैप में एक बार देख लीजिए। अबूजा, नाइजीरिया यहाँ पे है। उस दिन हम लोगों ने क्या देखा था? गल्फ ऑफ गुनिया यहाँ पे है, डेल्टा ऑफ नाइजर एंड बाइट ऑफ बेनिन इज हियर। अटलांटिक ओशियन से ये टच कर रहा है। अटलांटिक ओशियन ही है अफ्रीका का ये वाला कोस्ट। सो यू शुड रिमेंबर ऑल दिस थिंग। क्लियर हो रहा है? Mainly where we are focusing on the defense, energy and trade. Okay, so this is our area where we want to make agreement with the Nigeria. Nigeria is the second largest population. Okay. This is the visit by the Minister of the 17 years. Prime Minister Modi arrived on फर्स्ट ट्रिप टू नाइजीरिया ऑफ द 17 ईयर्स, मतलब 17 सालों में कोई भी हमारा प्राइम मिनिस्टर वहां पे विजिट नहीं किया था। वी ऑलरेडी हैव स्टडी दैट नियरली 60,000 स्ट्रॉन्ग इंडियन एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी। एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी का मतलब जो यहाँ से जाके वहां पे जॉब करते हैं, रहते हैं, उनको एक्सपैट्रिएट कहते हैं। ठीक है, दे आर द इंडियन सिटीजन्स बट दे आर वर्किंग इनटू द नाइजीरिया। ओके, सो इसीलिए हमारा और नाइजीरिया का काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है, क्योंकि ऑलरेडी वी आर अर्निंग द रेमिटेंस। वहाँ से जो पैसा आता है वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होता है। प्रेसिडेंट जो है वो है टिनुबू। इस समय वहाँ पे फ्लड का भी कंडीशन है, इसीलिए इंडिया ने वहाँ पे सप्लाई के लिए प्रॉमिस किया है। वी विल बी प्रोवाइडिंग द 20 टन्स ऑफ द रिलीफ सप्लाईज। ओके, so this is all about from this news. Next news is the India conducted the historic flight to test hypersonic missile. तो अब अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया के पास कैपेबिलिटी है हाइपरसोनिक का, तो यस वी हैव, एंड जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर तक का है। वैसे हमारे पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका रेंज 5000 से ज़्यादा है, जो अग्नि 5-6 की जो सीरीज है, तो वो हम पैराबोलिक अगर किसी पे अटैक करना है तो वी हैव द रेंज ऑफ द मोर देन 5000। लेकिन अगर सुपरसोनिक से करना है, खासकर सुपरसोनिक जो अटैक होता है वो एरोप्लेन से एरोप्लेन होता है। जो फाइटर जेट आपस में लड़ते हैं ना, वो खासकर सुपरसोनिक जो मिसाइल्स होते हैं उसका यूज करते हैं। ओके, सुपरसोनिक मिसाइल की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसको मैक में काउंट करते हैं। मैक का मतलब वी कंपेयर द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, दिस इज द 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड, मैक का मतलब। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज द COP29। सो वेयर इट इज बीइंग हेल्ड, कहाँ पे हो रहा है ये? वेयर? बाकू, अजरबैजान। बाकू, दिस इज द कैपिटल ऑफ द अजरबैजान। ओके, मेनली व्हाट वी वांट टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज। क्लाइमेट चेंज में क्या है? पेरिस एग्रीमेंट अभी हमने किया। पेरिस एग्रीमेंट किस ईयर में किया है? किस ईयर में किया है पेरिस एग्रीमेंट? पेरिस एग्रीमेंट
दिस इज इनटू द 2015। और यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि जो ओवरऑल टेम्परेचर है हमारे अर्थ का कितना घटाना चाहते हैं, घटाना नहीं चाहते हैं हम, जो टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री ही बढ़े, उससे ज्यादा नहीं बढ़े, उतना हम रोकना चाहते हैं। घटाने की तो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। तो दिस इज मेन एम। लेकिन जिस तरीके से हम ग्रीन हाउस गैसेज, जब गैस एमिशन कम करेंगे तभी तो टेम्परेचर कम होगा, वरना वो तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो वी आर नॉट एबल टू डू दैट। एंड मेन इशू इज दैट द क्लाइमेट फाइनेंसिंग। इशू क्या हो रहा है कि डेवलपिंग वर्ल्ड ही ज्यादा कर रहा है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और हमें इस समय डेवलप करने का मेन हमारा एम है कि हमारे जो पुअर पीपल हैं उनको हम प्रोवाइड करें। तो दिस इज द मेन एम। एंड वी आर एमिंग फॉर द 2 डिग्री ऑफ द 2 डिग्री कहाँ से लेना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से। और अभी जो हाल है 2019 की तुलना में ही हम नहीं कम कर पा रहे हैं। 2019 की तुलना में जो इंक्रीज है एट दिस हैज बीन मोर देन 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड टिल नाउ। तो इसीलिए है। और मेन है कि डेवलप्ड वर्ल्ड, डेवलपिंग वर्ल्ड में ये है कि दे आर नॉट रेडी टू गिव द मनी। और डेवलप्ड वर्ल्ड जो हमसे कह रहे हैं, जैसे अभी तक था कि डेवलप्ड वर्ल्ड का बाइंडिंग था कि आपको इतना जो एमिशन है कम करना है। डेवलपिंग वर्ल्ड में था कि हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमें कितना करना है, हम पे कोई बाइंडिंग नहीं था। क्लियर हो रहा है? अब डेवलप्ड वर्ल्ड कह रहे हैं कि आप पे भी बाइंडिंग होना चाहिए। बाइंडिंग नहीं होना चाहिए तो एटलीस्ट आप वेरीफाई करवाइए। तो वही वेरिफिकेशन को लेके थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। ओके, जो ग्रुप है दैट इज वर्किंग ऑन दिस इज द मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम। ओके, अब यही है, इसी में लड़ाई झगड़ा चल रहा है डेवलपिंग एंड डेवलप वर्ल्ड का। जैसे अभी हम लोग बीच में किसकी लड़ाई के बारे में पढ़ रहे थे, साउथ इंडिया स्टेट एंड द नॉर्थ इंडियन स्टेट। थोड़ा सा होता है ना कि आपका इनकम अलग अलग होता है, तो थोड़ी सी आपका होता है कि डिमांड हमारे अनुसार पॉलिसी बने। ओके, ग्रोइंग एपिडेमिक्स, सो दिस इज मेनली अबाउट द डायबिटीज। जो डायबिटीज कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है उस पे ये आर्टिकल है। व्हाट इज द डायबिटीज? जो इंसुलिन हमारे अंदर फॉर्म होता है, या तो वो फॉर्म होना अपने आप बंद हो जाता है, या तो उसके अगेंस्ट में एक खुद एंटीबॉडीज डेवलप कर लेता है जो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। दीज आर द टू थिंग एंड दिस डेवलप इनटू द डायबिटीज। अब डायबिटीज हो जाएगा तो क्या कंडीशन आ जाता है? ओबेसिटी, मोटापा हो जाएगा, वेट काफी गेन होने लगता है, फैट ज्यादा होने लगता है। एंड दिस रिजल्ट इनटू द सो मेनी डिजीज लाइक द हार्ट अटैक। बहुत कॉमन है ना वो। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी फेसिंग। और इंडिया इस समय लीड है, हाईएस्ट नंबर ऑफ जो डायबिटीज है दैट इज इन द इंडिया, 212 मिलियन। इसको अगर करोड़ में बदले तो कितना हो? मिलियन को करोड़ में कैसे बदलने के लिए बताया था? 1/10 से डिवाइड करना था, सिंपल सा चीज था। तो 21 करोड़ हो गया ना, 21 करोड़ 21.2 करोड़ यही होगा। अब चाइना से देखिए कंपेयर करके कि इनका कितना है, 14 करोड़ है और हमारा जो है 21 करोड़ है। दैट इज द मेन कॉन्सर्न, कॉज ऑफ कॉन्सर्न। ओके, बिसाइड दैट ट्रीटमेंट का देखिए इंडिया में जो लोग बिना ट्रीटमेंट के हैं, मतलब डायबिटीज है पर दवा नहीं उनको हो पा रहा है, इंडिया में 13.3 करोड़, 13.3 करोड़। और चाइना में जो है 7.8 करोड़। चाइना का पॉपुलेशन भी हमारे बहुत करीब है, अभी हमने जस्ट क्रॉस किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हैं। मेन रीजन क्या है डायबिटीज का? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द डायबिटीज? हेल्दी फूड आजकल हम लोग नहीं खा रहे हैं, जैसे कि जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, उसको यूज कर रहे हैं। जैसे हम सलाद ये सब चीजें कहाँ यूज कर रहे हैं? बहुत कम यूज कर रहे हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स उसका काफी कम हो गया। तो अनहेल्दी फूड कंजप्शन एंड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। व्हाट इज मीन बाय द सेडेंटरी लाइफ स्टाइल? आराम का जिंदगी, लैपटॉप टीवी के सामने बैठ रहे हैं, बाहर आना जाना कम है, चलना कम है, आप खेत में नहीं जाते हैं, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, दैट इज द सेडेंटरी। ठीक है, कि आप एकदम बिस्तर पे ही बैठे हैं, चेयर पे भी बैठे हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जहाँ पे आपको थोड़ा सा फिजिकल वर्क करना पड़े। दिस इज द अदर थिंग। और जो हमारा लाइफ स्टाइल ओवरऑल है कि जैसे कि आप
ज़्यादा से ज़्यादा लैपटॉप पे बिताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑफिस में बिताते हैं, ये सब चीज़ों को कारण ये हो रहा है। यहाँ देखिएगा सिगरेट का भी बहुत इम्पैक्ट है। जो सिगरेट जो लोग पीते हैं उनके अंदर जो डायबिटीज का रिस्क है वो 30 से 40% ज़्यादा है। दिस इज द मेन थिंग। और हमने देखा है कि जो निकोटीन है दैट इम्पेयर्स द बीटा सेल्स दैट प्रोड्यूस द इंसुलिन। इंसुलिन ही तो नहीं प्रोड्यूस होता है ना, एंड अगर इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होगा तो दैट अफेक्ट द बोथ इंसुलिन प्रोडक्शन एंड ग्लूकोज रेगुलेशन। तो किसको ये अफेक्ट कर रहा है? बीटा सेल्स। निकोटीन, निकोटीन कहाँ पे होगा? सिगरेट में होगा। तो दैट इज द मेन थिंग। जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय द जेस्टेशनल डायबिटीज? जेस्टेशन का मतलब होता है जब प्रेगनेंसी होता है तो उसी को जेस्टेशन कहते हैं। उस दौरान ज़्यादा चांस होता है वीमेंस को, जो मदर है उनको भी, और जो चाइल्ड है उसको भी डायबिटीज होने का। तो वी आर ट्राइंग टू, अंडर द WHO वी आर trying to reduce the 80% of the people with the diabetes diagnosed, and 80% of the these diagnosed cases under ग्लाइसेमिक कंट्रोल, कि हम उनको कंट्रोल कर लें। पहला एम हम कर रहे हैं कि पहले पता चला कि सच में कितने लोगों को डायबिटीज है, उनको पता चले, और उसके बाद उनको ट्रीटमेंट के अंदर में हम लोग लेके आए। दैट इज द मेन एम, एंड वी आर टारगेटिंग इट बाय द 2030। ठीक है ना? न्यू जस्टिया द री इमेजिंग जस्टिस। तो री जस्टिया पिक्चर कहाँ गया? पिक्चर तो लगाया था, पिक्चर यहाँ से हट गया है। ओके, उसमें ये है कि वाइट साड़ी में है और ज्वेलरी पहने हुई है, और एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, एक हाथ में स्केल है, और वाइट साड़ी है। ठीक है, और क्या है? आँख की पट्टी हटा दिया, ब्लाइंड फोल्ड हैड बीन रिमूव। जैसे जस्टिया का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, दैट हैज बीन वेरी लॉन्ग। जब रोम का था, जस्ट अभी गुप्ता पीरियड था, उसके पहले की भी पीरियड में दिस वाज देयर, बट उसका इंटरप्रिटेशन बदलता रहता है। पहले का था, पहले स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था कि ब्लाइंड फोल्ड था, स्टार्टिंग में भी ब्लाइंड फोल्ड नहीं था, जो पट्टी थी वो नहीं था। ओके, तो आप देखिएगा कि ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि अभी हमने इंडिया के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में है वो अभी उसका नया नया उद्घाटन किया है, इनॉग्रेट किया है, इसीलिए दिस इज इन द न्यूज। ओके, इसकी हिस्ट्री यहाँ पे दी है, दैट हैज बीन इन द रोमन, ग्रीक एंड इजिप्टियन कल्चर। ठीक है, वहाँ पे विदाउट ब्लाइंड फोल्ड था, लेकिन धीरे धीरे जब करप्शन आने लगा कि लोग जो माइट हैं वही राइट हैं, जो बलवान है उन्हीं की चलती है, तो ऐसे में ये माना जाने लगा कि जो जस्टिस है ब्लाइंड है। ठीक है, तब से इन्होंने मजाक उड़ाने के लिए 15th सेंचुरी में कौन इंडिया में था? 1400 कुछ में सल्तनत चल रहा था, सल्तनत पीरियड के टाइम की बात है, तब से यहाँ पे यूरोप में ब्लाइंड फोल्ड स्टार्ट होने लगा। ब्लाइंड फोल्ड बिगेन अपीयर्स ओवर द जस्टिस एज इनिशियली सिंबलाइज द हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस का मतलब मजबूर है, कि जो ताकतवर है उसी का चला है, जस्टिस नहीं हो पा रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये भी इसका मतलब हटा के ये बताने लगे कि आँख पे पट्टी है तो वो भेदभाव नहीं देखेगा कि कौन हमारा है कौन गैर है, वो सबके साथ एक जैसे व्यवहार करेगा। ब्लाइंड फोल्ड का ये कह रहे हैं। ठीक है, तो दिस सिंबल्स द इक्वालिटी एंड द इम्पार्शियलिटी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अभी जब रोम में था तो वहां पे पट्टी नहीं था और उसको बहुत विजिबिलिटी दिखाई जाती है कि वो साफ साफ देख रही है, तो उस समय बोलते थे कि जो वो सिंबल है दैट इज द केस, वो डिपिक्ट करता है कि क्लियर साइटेड। क्लियर साइटेड का मतलब साफ साफ वो देख पा रही है कि क्या सही है क्या गलत है। ब्लाइंड फोल्ड कर दिया तो भी वही मतलब निकाला कि इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, अब वो इनइक्वालिटी नहीं कर पाएगी क्योंकि वो नहीं भेदभाव करेगी कि कौन अपना है कौन पराया है। अब जो बुक है, बुक का दो इंटरप्रिटेशन लोग निकालने को, पहले ऐसा माना जाता था बुक धर्मशास्त्र को रिप्रेजेंट करता है, पर धर्मशास्त्र तो किसी कास्ट विशेष के लिए है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबके लिए है। तो अभी का जो है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने उसको इंटरप्रेट किया है कि जो बुक है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड ओपन आइड का मतलब है कि वो साफ साफ देखेगी कि कौन क्या है, मतलब अगर
किसी के खिलाफ जातिवाद पे अगर भेदभाव हुआ है तो वो उसको जस्टिस दे सकेगी। ओके, तो यहाँ पे ये है कि जस्टिस विल बी नाउ बी गिवन बाय द सीइंग वन कास्ट, रिलीजियस आइडेंटिटी एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो दोनों मतलब निकाल सकते हैं कि वो साफ साफ देख रही है, इसका मतलब भेदभाव भी तो कर सकते हैं, बायसनेस भी हो सकता है कि ये मेरे टाइप का है। ठीक है, तो दोनों तरीके का मतलब लोग निकालते हैं। लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं, अभी जो हम कर रहे हैं दैट इज फॉर द, जो हमने ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया तो उसका यह है कि साफ साफ देख के सही सही वो करेंगे। और जो स्केल है उसका मतलब कि वो दोनों को बराबर जैसे ट्रीट कर रही हैं। बुक का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा वो जो भी लॉ है, जो भी सोसाइटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलेगा। और जो साड़ी है दैट इज वाइट, दैट मीन्स द इट इज द पीस, सिंबल ऑफ द पीस। क्लियर हो रहा है? Again, this article is about the a devastating blow to the global climate efforts। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि जिस तरीके से, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ओवरऑल पॉलिटिकल चेंज हुआ है। कहाँ पे पॉलिटिकल चेंज हुआ है? यूएसए में। यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रम्प आ गए, उनका क्लाइमेट के जो प्रति उनका नजरिया है बहुत अलग है। वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज जो झूठा एक झूठ फैलाने टाइप का हॉक्स नहीं होता है। अभी बीच में पढ़ रहे थे कि झूठ मूठ में बम का हॉक्स लोग फैला देते हैं कि कोई आके कहेगा क्या दे दे बम है, और बम नहीं रहेगा सब लोग वो भागेंगे। तो वो भी ऐसे ही कह रहे हैं कि ये झूठ मूठ का कोई रियल में कुछ नहीं है, इसको डर बैठाने के लिए फैलाया जा रहा है कि लोग परेशान हो, ऐसा ट्रम्प का मानना है। ओके, और वो हमेशा से ही जो पेरिस एग्रीमेंट है उससे बाहर आने की बात करते रहते हैं। ओके, The project 2025 developed by the Heritage Foundation outlined the reduction in the federal climate science program। अभी हम देखेंगे कि अब ये आ जाएंगे तो डिफरेंट फंडिंग जो होती थी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या जो भी है कि क्लाइमेट मिटिगेशन या एडाप्टेशन के लिए, ये फंडिंग धीरे धीरे कम करने लगते हैं। जैसे ही एडवोकेट द एंडिंग द ग्रीन सब्सिडीज, जैसे होता है ना कि सारे कंट्रीज खासकर डेवलप्ड कंट्रीज वो ग्रीन सब्सिडीज देती है कि आप जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी है जिससे कि कम एमिशन होता है CO2 का या ग्रीन हाउस गैस का, उसका यूज करें। ठीक है, एंड अपोजिंग द क्लाइमेट रिपरेशन ओके टू डेवलपिंग नेशन अंडरमाइनिंग द आइडिया ऑफ द क्लाइमेट जस्टिस। यहाँ पे फिर इन्होंने बोला है कि फॉसिल फ्यूल कंपनीज को ये ज्यादा बढ़ावा देते हैं कि आप जितना मन करे यूज कीजिए। जैसे फॉसिल फ्यूल के लिए हमेशा होता है कि रिस्ट्रिक्शन लगाती है गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि दिस फॉसिल फ्यूल कंपनी एक्सपेक्ट द एक्सपैंड द ऑपरेशनल फ्रीडम, और जितना भी रिसर्च हो रहा है फॉर द ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी हम बनाना चाहते थे, लाइक द सोलर एनर्जी को हम डेवलप कर रहे थे, विंड एनर्जी को डेवलप कर रहे थे, उसकी फंडिंग को इन्होंने कटौती की है। तो रिन्यूएबल एनर्जी एंड द बैटरी स्टोरेज फेसेस द फंडिंग कट्स, कम किया। समझ में आ रहे हैं कि ट्रम्प का क्या पॉलिसी है? तो यही है। अभी यहाँ पे हरिकन आया था। हरिकन इज ए टाइप ऑफ साइक्लोन। क्या नाम था? हेलेना एंड ईडा। ठीक है, हरिकन क्या होता है? चक्रवात होता है, साइक्लोन ही होता है। अलग अलग नामों से साइक्लोन को जानते हैं। जो हमारा कैरिबियन एरिया है एंड जो ईस्ट अमेरिका का एरिया है वहां पे हम उसको हरिकन बोलते हैं। विली विली कहाँ पे बोलते हैं साइक्लोन को? ऑस्ट्रेलिया में। और टाइफून? नॉर्थ ईस्ट एशिया वाला रीजन, हांगकांग, चाइना, इस वाले एरिया में टाइफून शायद बोलते हैं। ओके, अब ये देखिए, मैं नहीं बता रहा था आपको कि जिस तरीके से हम रिड्यूस कर रहे हैं एमिशन, उससे लग रहा है कि 2019 की तुलना में सिर्फ 2.6% हमने एमिशन को कम किया है। जो हमें उस टेम्परेचर को रोकना है तो हमें एमिशन जो रिडक्शन है, क्या ये बोल रहे हैं कि जो हम CO2 अगर 1000 टन बाहर आता था तो हमें जो एम था 1000 को कम करके कितना करना था? 20 नहीं करना था, 20 अभी हो रहा है 2% के आसपास, 40 के आसपास हो रहा है। 1000 का 2.6% मुझे लग रहा है 26 होगा, 26 होगा। ठीक है, तो
वो छोड़िए, आप 100 से ही कंपेयर कर लीजिए कि 100 टन हम निकाल रहे थे, हमारा एम था कि कम करके इसको 43 टन पे लेके आए, लेकिन हमने सिर्फ 2 टन 2.6 टन कम किया। तो दिस इज द, ये जो 1.5 वाला टारगेट हम जो अचीव करने वाले थे वो बहुत दूर का लग रहा है, क्योंकि ये जो है 2030 में ही ये हाल है, अभी 70 साल और है। आर यू गेटिंग ना? तो ये टेम्परेचर जो हम रोकने का सोच रहे थे वो हमें एक डिस्टेंट ड्रीम टाइप का लग रहा है। ओके, यूएस देखिए, अगर ट्रम्प के आने से यूएस का ये दिक्कत है कि इट इज द लार्जेस्ट क्यूमुलेटिव एमिटर ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। क्यूमुलेटिव का मतलब ओवरऑल जो एमिशन के टर्म में देखा जाए आज तक सबसे ज्यादा इन्होंने यूएस से नहीं किया है। क्लियर हो रहा है ये चीजें? जर्मनी में अभी कोलिशन गवर्नमेंट था और कोलिशन गवर्नमेंट अभी गिर गया है, क्योंकि जो वहाँ के द प्रेसिडेंट चांसलर जो थे उन्होंने अपने जो वित्त मंत्री हैं दैट इज द क्रिस्टियन लिंडर, उनको फायर कर दिया। उसके बाद उनकी पार्टी ने विथड्रॉ कर लिया सपोर्ट से। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब समझ में आ रहा है ना, व्हाट इज मीन बाय द कोलिशन गवर्नमेंट? गठबंधन की सरकार, क्या मतलब हुआ? दो, हाँ, मतलब एक से ज्यादा पार्टी, अकेले की मेजोरिटी नहीं है। जैसे बीजेपी का क्या इस समय कोलिशन ही चल रहा है जदयू के साथ और तेलुगु देशम पार्टी तो वहां पे भी वह यही हाल था, ठीक है ना? अब ये दिक्कत है कि वहां पे ये गवर्नमेंट गिरने के बाद इनस्टेबिलिटी टाइप की आ गई है और वहां पे कई चीजें वो फेस कर रही थी गवर्नमेंट तो एक तो इन फाइटिंग का मतलब आपस में ही जो कोलिशन गवर्नमेंट था उनमें नहीं बन रहा था, कि कई एरिया में उनका डिसएग्रीमेंट था। दूसरी चीज ये था कि सुप्रीम कोर्ट के भी कई ऐसे मेजर आए थे, जैसे वो आज के जमाने में क्या है कि जितनी भी गवर्नमेंट होती है टैक्स लेती है, फिर वो पैसा एक्सपेंड करती है, लेकिन हम देखते हैं कि डेफिसिट हमेशा ज्यादा हो रहा है। डेफिसिट का मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, मतलब आपका टैक्सेशन जो अमाउंट है दैट इज लेस एंड वट एवर यू आर स्पेंडिंग दैट इज वेरी लार्ज, तो डेफिसिट आ जाएगा। तो वहाँ का लॉ है, लॉ रोक देता है जो एज पर द नेशनल लॉ इट शुड नॉट बी, डेफिसिट शुड नॉट बी 3.5% हाइयर देन, मतलब अगर आप 1 रुपए टैक्स ले रहे हैं तो 1 रुपए 35 पैसे से ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हैं। 1 रुपए 35 पैसे क्या और भी कम हो गया ना, 1 रुपए 035। 100 रुपए का अगर आपका है, मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, 100 रुपए में 0.35 पैसे ही आप यूज कर सकते हैं, 1 रुपए भी नहीं। आर यू गेटिंग ना? आपका 100 रुपए आमदनी है, अगर टैक्स आप 100 रुपए ले रहे हैं तो आप अधिक से अधिक 100 रुपए और 35 पैसे, 3 रुपए भी नहीं, 100 रुपए और 35 पैसे ही आप एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट का काफी ज्यादा कई एरिया में एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। पहला कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो फंडिंग है वो, यूक्रेन से युद्ध चल रहा है तो उनको भी ये फंड कर रहे थे, और अभी जो कोविड-19 का इम्पैक्ट था तो उसमें भी इनका काफी कुछ खर्चा हुआ था। कोविड-19 का इम्पैक्ट भी जो रहा है, ये सब चीजें इन्होंने कंटिन्यूअसली उसमें ऐड किया था। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक कर दिया, बोला कि ये सब इतना आपका डिफरेंस नहीं चलेगा, ये सब काउंट करके भी आप 100 रुपए 35 पैसे ही खर्च कर सकते हैं। जो वहाँ की गठबंधन सरकार थी उसको ट्रैफिक लाइट गठबंधन बोलते हैं। ओके, अब एक इशू और आ रहा है जर्मनी के साथ, वहां पे जो राइट विंग पार्टी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। व्हाट इज मीन बाय द राइट विंग पार्टी? राइट क्या बताया है फिर से प्लीज? जो पार्टी राइट में, राइट विंग लेफ्ट विंग एक दिन हम लोग पढ़े थे ना, राइट विंग लेफ्ट विंग नहीं पढ़ा था? मैंने बताया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में राइट विंग लेफ्ट विंग का हुआ था, एक बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनरी टाइप का होते हैं, सब कुछ चेंज चाहिए, एक होते हैं कि ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, ऐसा कर रहा था, इतना जल्दी भूल गया। अब यहाँ पे एक राइट विंग पार्टी है, AFD उसका नाम है, फार राइट पार्टी, और वो जो नाजीज थे
उनको सपोर्ट करती है और उनका आइडियोलॉजी लेके चलते हैं। नाजीज हिटलरवादी पार्टी, वो काफी वायलेंस की बात करते हैं, वो ऊपर नीचे देश की बात करते हैं कि ऊपर वाला देश है नीचे वाला देश है। तो अब उसके पावर में आने का और उसके स्ट्रांग होने का बहुत चांस है। अभी देखिएगा वो कई जगहों पे जीता भी है। थोरिंजिया एक जगह है, वहां से उन्होंने जीता भी है, ठीक है। अभी पूरे पावर में आने के चांसेस कम है, बट दे आर द प्रो नाजी एरा, वो सपोर्ट करते हैं एंड न्यू नाजी ग्रुप्स का उनका सपोर्ट है। आर यू गेटिंग ना? तो इस तरीके का जो है दैट वी आर सीइंग। वहां का जो पार्लियामेंट है, जो लोअर हाउस है, उसको बंडस्टैग कहते हैं, ठीक है। तो बंडेस्टैग लिख लीजिए, जैसे हमारे वहां लोकसभा कहते हैं, वहां बंडेस्टैग। यहाँ पे बात हो रही है वाई वर द केरला आईएएस ऑफिसर सस्पेंडेड। अभी हमने देखा है कि केरला के आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड किया है। तो दिस विल बी पार्ट ऑफ द जीएस पेपर 4 एथिक्स की जो कंडक्ट ऑफ आईएएस ऑफिसर्स होता है वो कैसा होना चाहिए, और उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास रूल है। उस रूल को कहते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968, ठीक है। अब जो दो ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है, एक को सस्पेंड किया गया है फॉर द डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स ऑन द सोशल मीडिया अगेंस्ट द जो वहां के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ये लोग बहुत बड़ा पोस्ट होता है। आप कई सालों तक जब आप आईएएस बन के सर्व करते हैं तब आप सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी, उसके बाद आप चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट में जाते हैं। तो वो आपका सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। अब नीचे वाला अगर उसके बारे में कोई भी डेरोगेटरी अगर वर्ड का यूज करेगा या स्टेटमेंट का यूज करेगा, दैट इज नॉट परमिटेड अंडर द ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ठीक है, एक तो उनको करा, दूसरे को इसलिए करा है कि दैट इज अंडर द कि जो ऐसा उन्होंने अनबिकमिंग टाइप का वर्ड यूज किया है। यहाँ पे बहुत वही एक टर्म है, अनबिकमिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द सर्विसेज। अब यहाँ पे दिक्कत है कि वो डिफाइन नहीं करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय द अनबिकमिंग ऑफ ए मेंबर ऑफ सर्विसेज। आर यू गेटिंग ना? अगर अनबिकमिंग ऑफ ए मेंबर ऑफ सर्विसेज आपने कुछ कहा और सामने वाले ने कहा कि ये वर्ड ऐसा है दैट की सेवा के सदस्य के रूप में अयोग्य है, मीन्स अनबिकमिंग ऑफ ए मेंबर ऑफ सर्विसेज, तो ये थोड़ा वेग है ना। मतलब आप डिफाइन कीजिए कि कोई गाली दूं या किसी ऐसा वर्ड का यूज करूं, प्रॉपर तरीके से डिफाइन होना चाहिए। अगर आप केवल अनबिकमिंग ए मेंबर ऑफ सर्विसेज कह देंगे तो यहाँ पे है कि वो आपका सीनियर ऑफिसर आपके खिलाफ एक मौका मिल जाएगा ना कि एक्शन लेने का। ऑलरेडी जो सीनियर ऑफिसर है वो मौका मिलते ही अगर कोई भी थोड़ा सा आप उसका बात नहीं मान रहे हैं या कुछ ऐसा चीज है जो उसके फेवर में नहीं कर रहे हैं, अगर वो इलीगल काम भी कर रहा है, मानिए वो करप्ट है, वो घूस ले रहा है, आप ऑनेस्ट है, तो ऊपर वाला आपके खिलाफ एक्शन लेगा। लेकिन अगर ये डिफाइन नहीं है तो वो किसी भी बात पे ले लेगा। जैसे आप जा रहे हैं, अब आपने उसको गुड मॉर्निंग कहा, अब उसको लगा कि ऐसे सल्यूट मारना चाहिए, उसको भी ये भी कह देगा ना ये अनबिकमिंग है। क्लियर अगर डिफाइन नहीं है तो उसका डिस्क्रिप्शन होगा, और उसको तो कुछ भी अनबिकमिंग लग जाएगा। मैं पानी पी रहा हूँ, वो चाय पी रहा हूँ, उसको लगेगा मेरे सामने ये पानी क्यों पी रहा है, चाय पीना चाहिए। तो ये एक तरीके से इसका मिसयूज हो जाता है जब चीजें डिफाइन नहीं होती हैं। क्लियर हो रहा है कि जो यहाँ पे डिबेट चल रहा है, ये डिबेट चल रहा है कि जो एक आईएएस ऑफिसर को निकाला गया है दैट इज द ग्राउंड ऑफ द अनबिकमिंग ऑफ ए मेंबर ऑफ सर्विसेज, बट ये अनबिकमिंग ऑफ ए मेंबर ऑफ सर्विसेज इज नॉट डिफाइंड, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा उसका मिसयूज का चांसेज है। तो यही यहाँ पे है कि इसको स्पेसिफाई करना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय दिस। और दूसरी चीज है कि जो पहला ऑफिसर निकाला गया है उनको सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट करने के लिए है, लेकिन इस रूल को अभी तक अमेंड करके सोशल मीडिया में हम कैसे यूज करें इसका गाइडलाइन नहीं है। तो ये यहाँ पे इन्होंने सजेस्ट किया है कि नाउ दिस ऑल इंडिया सर्विसेज रूल ऑफ 1967 शुड बी अमेंडेड। कहाँ गया ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968 है, इसको अब अमेंड करना चाहिए और इसमें सोशल मीडिया का गाइडलाइन आना चाहिए। क्लियर हो रही है ये क्या, व्हाट इज दिस? नेक्स्ट न्यूज इज द व्हाई इज द यूके कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्रुप गोइंग आफ्टर द एप्पल आई क्लाउड। तो यहाँ पे बात हो रही है कि एप्पल जो है वो आई क्लाउड के लिए अपने जो कस्टमर है उनको फोर्स करता है सब्सक्राइब करने के लिए।
आई क्लाउड क्या होता है? मानिए आपका मोबाइल है, उसमें फोटोज हैं, उसमें वीडियोज हैं, ठीक है। अब उसमें आपके बहुत से डेटा भी इम्पोर्टेंट होगा। अब मानिए आप ऑटो से जा रही हैं, कहीं किनारे नाला है उसमें गिर गया और आपका वो मिला नहीं, तो सारे फोटो सब कुछ चले जाएंगे। आई क्लाउड ऐसा है कि आप जितने भी फोटोज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप वेब पे इनके जो सेपरेट पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है, उस पर आप अपलोड कर देंगे। और मानिए इन द केस आपका कुछ भी लॉस हो गया, आपका मोबाइल नहीं गिर गया या टूट गया, तो आप उसको वापस जाके ट्रेस कर सकते हैं। दूसरे मोबाइल से आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके जाके उसको वापस डाउनलोड कर देंगे। आई क्लाउड यही है। अब यहाँ पे है कि जितने भी मोबाइल फ़ोन है या जैसे जीमेल है, गूगल है, वो कुछ फ्री स्टोरेज देते हैं, ठीक है। अब फ्री स्टोरेज के बाद क्या करेंगे, उसके पास पैसा मांगते हैं। जैसे ये 5 GB तक फ्री स्टोरेज देखते हैं, उसके बाद वो पैसा मांगने लगते हैं। और पैसा नहीं मांगने पे दिक्कत ये है कि पैसा मांगते हैं मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन एप्पल के मोबाइल फोन में वो फोर्स करता है कि आप कोई और ऑप्शन ना चूज करें। जैसे एक है कि आपको सॉप की जरूरत है, आप गए सॉप की दुकान पे, तो आपने सॉप खरीद के लाया। अब ये भी तो आप पूछते हैं कि इस शॉप का क्या क्वालिटी है, कितने रुपए का है। जैसे आप जाते होंगे 3-4 शॉप देखते होंगे, क्वालिटी देखते होंगे और पैसा देखते होंगे। तो आप यहाँ पे भी तो आई जो क्लाउड है वो और लोग भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। एप्पल फोर्स करता है कि आप किसी और को नहीं ज्वाइन कीजिए, आप एप्पल का मोबाइल है तो एप्पल का ही कीजिए। तो ये हो गया ना जबरदस्ती की बात, कि आप एक किसी दुकान पे जाए, वो कहे कि यही शॉप आप लीजिए, और बाद में पता चले कि वो जो शॉप वो बेचना चाहता है, जो दुकानदार है, जो साबुन बेचना चाहता है, वो उसी की कंपनी का है। वो एक कंपनी छोटा सा खोला है और जबरदस्ती वो सारे कस्टमर को वही देता है। तो ये कस्टमर के साथ एक तरीके से चीटिंग हो गया ना, कि हमें चॉइस नहीं दे रहे हैं। तो ये अनकॉम्पिटिशन वाला टाइप का हो जाता है। इसीलिए एक जो ग्रुप है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसका नाम विच है, WHICH। विच यहाँ पे कौन का मतलब नहीं हुआ, यहाँ पे विच एक ग्रुप है, ठीक है। यूके का ग्रुप है, उन्होंने गया है, उन्होंने ट्रिब्यूनल में जाकर इनके खिलाफ इस सर्विस को लेके केस करा है। अब ये है कि अगर उनके खिलाफ अगर केस जीता जाता है, तो जो नियर अबाउट 3 बिलियन यूरो पेनल्टी देनी पड़ेगी अपने कस्टमर को, जो उन्होंने फोर्स करके पैसा लिया है। हर एक जो कस्टमर पे है उस पे नियर अबाउट 7400 रुपए उनको देना पड़ेगा। एप्पल के जो कस्टमर है, एवरेज है, किसी को ज्यादा किसी को कम भी मिलेगा। तो दिस इज द ऑल अबाउट। आर यू गेटिंग ना कि ये क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? एप्पल मोबाइल है, वो एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए फोर्स करता है, वो और ऑप्शन नहीं देता है, पर्टिकुलरली आई क्लाउड। एंड आई क्लाउड ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने डेटा, जैसे फोटो, वीडियोस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द अदर फाइल्स, वहाँ पे हम प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं। इन द केस ऑफ कि अगर हमारा ओरिजिनल मोबाइल डिस्ट्रॉय हो गया तो हम उसको रिट्रेस करें। Ahead of the poll center eases the norm for the सोयाबीन प्रोक्योरमेंट। अब सोयाबीन का जो मेन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, इस एरिया में होता है। आप अभी जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी, तो उसमें देखेंगे। अब वहाँ पे इलेक्शन चल रहा था, तो अभी तक जो होता है ना कि एमएसपी देती है गवर्नमेंट, एमएसपी के बाद खरीदारी करती है। तो अभी खरीदारी करने में उतना वो ओपन नहीं थे एमएसपी के अंदर में। एमएसपी के अंदर में एक और इनका है कि प्राइस सपोर्ट स्कीम। प्राइस सपोर्ट स्कीम यही है कि मिनिमम प्राइस में अगर आप नहीं बेच पा रहे हैं तो वो गवर्नमेंट खरीद लेगी, ताकि जो फार्मर्स है उसको घाटा नहीं लगे। तो अभी गवर्नमेंट ने इसको ईज कर दिया है। बीच में वो खरीद नहीं रहे थे, ठीक से प्रोक्योरमेंट नहीं चल रहा था, लेकिन अभी जाके इन्होंने थोड़ा सा इसको ईजी किया है, मतलब प्रोक्योरमेंट में तेजी किया, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी लार्ज नंबर ऑफ द फार्मर्स जो है वो देवर फार्मिंग कल्टिवेटिंग फॉर द सोयाबीन। क्लियर? एक मुद्दा ये भी है कि कांग्रेस ने भी इसको मुद्दा बना के रखा है कि वो अगर गवर्नमेंट में आती है तो 7,000 इसका पर क्विंटल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगी, एमएसपी। तो इसलिए भी गवर्नमेंट को ये है कि दे हैव टू गिव। ओके, यहाँ पे देखिएगा कि ये मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सोयाबीन। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज। लास्ट न्यूज है कि जो हमारा सेंटर एम्स टू मेक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ए टूना एक्सपोर्ट हब।
ओके, तो टूना इज ए टाइप ऑफ फिश, ठीक है। एंड हम चाहते हैं कि यहाँ इसका डिमांड बहुत है, काफ़ी टेस्टी माना जाता है लगता है, और हम चाहते हैं कि हम अंडमान निकोबार में भी इसके लिए एक हम प्रॉपर तरीके से फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितनी भी फैसिलिटी है हम वहाँ प्रोवाइड करें। तो इसी पे ये है टूना, उसका भी पिक्चर था, कहाँ गया पिक्चर, सुंदर सी होती है, चमकीली सी, यहाँ पे था, आई थिंक यहाँ पे हो नहीं पाया। ओके, अच्छा यहाँ पे भी है, एक मैंने क्लियर अलग से भी लगाया था। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टूडेज न्यूज, आज का न्यूज से इतना ही है। सो हियर वी विल कंक्लूड। परसों कल का भी न्यूज देख लेते हैं, आज का न्यूज तो ये है, कल का न्यूज एक बार देख लेते हैं। कल का न्यूज में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, एक तो मणिपुर में जो कंटिन्यूसली वायलेंस है, केओस इन द मणिपुर, जो वहाँ की एक सपोर्टिंग कोलिशन पार्टी था, दैट इज द पीपल्स पार्टी नाम है उसका, वो उन्होंने कहा है कि दे विल विथड्रॉ द सपोर्ट। पीपी कहाँ है, वेयर इज दैट? संगमा उनके चीफ मिनिस्टर है मेघालय में, उन्हीं की पार्टी है, and they have the 6th seat into the 6th सीट है, उसको उन्होंने कहा है कि ये वहाँ की गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो हम उसको विथड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द यूपी ऑर्डर प्रोब इनटू द 10 न्यू बॉर्न डाइज इन द हॉस्पिटल। एक केस है दैट इज इनटू द यहाँ पे झांसी के हॉस्पिटल में आग लग गया है, जहाँ पे न्यूनेटल बच्चे पैदा होते हैं तो उनको कुछ देर के लिए रखा जाता है। वहाँ पे 10 बच्चों का डेथ हो गया। अभी कई बच्चे ऐसे हैं जिनको रिस्क, जैसे उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, नियर अबाउट 17-18 बच्चों का अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। After that, we will see that the EC6 replies from the BJP Congress over the charge of MCC. What is the MCC? Model Code of Conduct. Model Code of Conduct का नाम सुना है? जैसे इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है कि ये शेड्यूल है, इस दिन इलेक्शन होगा। जिस दिन ये अनाउंसमेंट होता है शेड्यूल का, उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से हम ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन का प्रोसेस हो फेयर और फ्री हो। फेयर का मतलब हो कि जो कैंडिडेट हैं जितने भी हैं, ये नहीं कि जो पार्टी पावर में है उसके कैंडिडेट को ज़्यादा फायदा मिल जाए, और जो पार्टी नहीं है, जो कैंडिडेट नहीं है उनको घाटा हो जाए। तो वी गो फॉर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे होता है ना कि जो पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी है अगर यूपी में, वो अपना गवर्नमेंट मशीनरी का यूज करने लगती है, तो जो अदर कैंडिडेट है उनको निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा ना, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके हाथ में मीडिया होती है। एक चीज और होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिस दिन हम अनाउंस करते हैं, उस दिन से नई गवर्नमेंट न्यू प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट कर सकती है, न्यू स्कीम नहीं स्टार्ट कर सकती है। मानिए कल अगर स्टार्ट हुआ, जैसे आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्होंने अनाउंस किया कि देयर विल बी द इलेक्शन इनटू द यूपी इनटू द दिसंबर। अगर जो पॉलिटिकल पार्टी इनटू द पावर है, मोदी जी की गवर्नमेंट है, और उन्होंने 4 स्कीम न्यू अनाउंस कर दिया, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? जो अपोजिशन के कैंडिडेट है उनके पास तो इतना रिसोर्स है नहीं कि वो कर सके, तो लोगों को लुभावना लगेगा ना। जैसे वो कह दे कि सबको 6-6 हजार रुपए अब पर मंथ देंगे जस्ट उसी टाइम से, तो कहीं ना कहीं लोग एक इन्फ्लुएंस करेगा ना वो, और जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके लिए तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो व्हेनेवर देयर विल बी द डिक्लेरेशन ऑफ द इलेक्शंस, उस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी लॉ से नहीं है, दिस इज द जस्ट ए नोटिफिकेशन गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इसको नोटिफाई करता है। क्लियर हो रहा है? योर मीडियम इज हिंदी और इंग्लिश? अच्छा इंग्लिश है। व्हाट यू आर डूइंग नाउ, अभी क्या कर रही हैं आप? फ्रॉम विच कॉलेज? अच्छा दिग्विजय नाथ से। ओके, सो आर यू गेटिंग ना कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है। व्हाट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया?
चुनाव आयोग, गुड। जो चुनाव आयोग है वही कंडक्ट कराता है स्टेट लेवल का इलेक्शन और नेशनल लेवल का इलेक्शन। जैसे मोदी जी का भी के लिए इलेक्शन हुआ था, दैट इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, और जो योगी जी के लिए होता है उससे एमएलए बनते हैं, विधायक बनते हैं। तो ये इलेक्शन को जो कंडक्ट, रेगुलेट एंड सुप्रिटेंडेंट करता है, दैट इज ऑल इज डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस दिन अनाउंस करता है कि कल से इलेक्शन होने वाला है, उस दिन से हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर कर देते हैं। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मतलब होता है बताइए? ये इसलिए है, वेरी गुड, कि कोई भी स्कीम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा। उससे जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो यूज कर सकता है ना बजट का जो पूरा। तो इसीलिए होता है कि जिस दिन से आपको जितना भी प्रोजेक्ट करवाना है, आप इलेक्शन के डिक्लेरेशन के पहले कराइए। इलेक्शन का जिस दिन डिक्लेरेशन होगा उसके बाद से आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप मिसयूज कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन थिंग। ठीक है, एक चीज और रखिएगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ द एनी लॉ। लॉ नहीं है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1960 में उन्होंने एक तरीके से डिक्लेयर किया। लॉ के लिए हमारे पास अलग से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसके थ्रू हम इस चीज को डील करते हैं। ठीक है, तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसका स्टार्टिंग 1960 में स्टार्ट हुआ था। इट स्टार्टेड इन टू द 1960। केरला का जो इलेक्शन हो रहा था विधानसभा का, उस समय स्टार्ट किया था। और उसके बाद धीरे धीरे इसमें चेंजेस आते रहे हैं कि क्या नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, एंड किस किस लेवल पे रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। होता है ना कि किस किस लेवल पे हम कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद आईएएस ऑफिसर का टोटल जो ट्रांसफर का पावर होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आ जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई भी वो रिसोर्स मांगते हैं कि इतना गाड़ी चाहिए, हमें नीड है, इतने लोग नीड है, तो गवर्नमेंट को तुरंत प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्जर्वर भी लगाती है। ऑब्जर्वर का मतलब कुछ बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं ऑलरेडी रिटायर्ड हैं, उनको ये देखने के लिए चारों तरफ स्टेट में भेजेगी कि कुछ जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरीके का धोखाधड़ी नहीं कर रही है। होता है ना कि कई तरीके का मिसयूज हो जाता है। जैसे वन टाइप ऑफ द मिसयूज क्या हो सकता है, आप लोगों ने देखा होगा? किस तरीके का इलेक्शन में मिसयूज होता है? हाँ, पैसा बांट देते हैं, शराब पिला देते हैं, कोई कोई साड़ी दे देता है, ऐसी चीजें कॉमन है। कोई कोई होता है कि जात के नाम पे पूरा वोट इकट्ठा हो करने की कोशिश करते हैं। ये सब चीजें ऑब्जर्वर का काम होता है कि वो न होने दें। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो कंटिन्यूअसली चेंज हुआ है 1982 में, 91 में, 2013 में भी, और सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आता रहा है कि व्हाट शुड बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड बी द पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा बहस ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये सिर्फ गाइडलाइन है, कोई लॉ नहीं है। लॉ और गाइडलाइन में ये डिफरेंस होता है कि गाइडलाइन सिर्फ आपका रिकमेंडेटरी होता है, आप माने ना माने उसका कोई सजा नहीं होगा। ये होता है कि लेकिन लोगों में उसकी बेइज्जती होने लगती है। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी को अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फटकार लगाया तो न्यूज आएगा, लोग कहेंगे देखो कुछ गलत कर रहा था तभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फटकार लगाया। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी एक लेवल के बाद इतना वो बेशरम हो जाती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी होता है कि उनको नहीं फर्क पड़ता। तो इसके लिए लॉ बना के पनिशमेंट भी देना चाहिए। जो हमारे पुराने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, YS कुरैशी, उन्होंने इस बात को बोला भी है कि देयर शुड बी द SY कुरैशी है, ही इज द फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उन्होंने कहा है कि दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी मेड इनटू द स्टैट्यूटरी। इसका मतलब है कि एक्ट बना के पनिशमेंट भी देना चाहिए, और जो जितना भी पावर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाना चाहिए। यहाँ पे है ना लीगलाइज। लीगलाइज का मतलब कानूनी रूप। आर यू गेटिंग ना, कि गाइडलाइन में है कि आप सिर्फ एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं, आप सिर्फ आग्रह कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा कीजिए आप लोग। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं करती है तो आप अधिक से अधिक फटकार लगा सकते हैं। लेकिन जिस दिन लीगलाइज हो सकता है, लीगलाइज हो जाएगा तो वो कोर्ट में आपके खिलाफ केस चलेगा और आपको सजा भी मिल सकती है। आर यू गेटिंग ना, दिस इज द मेन थिंग दैट हैज बीन हियर एंड दैट। तो इलेक्शन कमीशन का ये चीजें क्लियर हो रही हैं। दूसरी चीजें ये है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ई विजिल ऐप किया है, ई विजिल ऐप लॉन्च किया है।
ये पीसीएस में पूछ सकता है। ई विजिल ऐप अभी तुरंत ही बहुत रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया है। यहाँ पे ये हो सकता है कि हम और आप जैसे आम जनता है ना, वो भी इस ऐप को लेके बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा चीज हो रही है जो कि लीगल नहीं है, जो कि या कोई भी जाके इलेक्शन कमीशन को दे कैन इन्फॉर्म। एंड सेकेंड थिंग इज दैट द जो हमारा अभी रिसेंट अपडेट है कि कई कमीशन ऐसे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी ये कहा गया है कि दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी लीगलाइज। अभी सुप्रीम कोर्ट का कई आया है, लिली थॉमस केस आया है 2013 का है। कई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देयर शुड बी द लीगलाइजेशन ऑफ द दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्लियर हो रहा है ये कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है और क्या इस पे बहसबाजी चल रही है, दैट वी वर स्टडिंग। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या रेलिवेंस है, इसका क्या महत्व है? पहला रेलिवेंस है दिस ब्रिंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ द फेयर इलेक्शन। क्योंकि अगर आपको कहीं भी लोकतंत्र लाना है तो वहां पे क्या है कि जो वोटिंग प्रोसेस है उसी से तो लोकतंत्र आता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इसमें यह है कि गवर्नमेंट कितने तरीके से, इस गवर्नमेंट ऑफ द पीपल तभी बन पाएगा ना जब इलेक्शन बायस नहीं हो, इलेक्शन फेयर हो। तो वहां पे है कि वी हैव टू ब्रिंग द फेयर प्रोसेस इनटू द इलेक्शन टू ब्रिंग द डेमोक्रेसी। दूसरी चीज ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिशनरी है उसका मिसयूज ना हो पाए बाय द गवर्नमेंट। होता है ना, मिसयूज हो जाता है। आप देखिएगा जब भी डिफरेंस कम होता है 50-60 का, कई बार जो डीएम होते हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं कि जो पार्टी इनटू द पावर होता है उसको बिना काउंट कराए, तो कई बार इस पे काफी बहसबाजी हो जाती है। तो ये सब चीजों को लीगलाइज होनी चाहिए कि किस समय तक कितने टाइम के बाद आप रिजल्ट को डिक्लेयर करें। क्लियर हो रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द डिजिटल प्लेटफॉर्म मस्ट टेक द मेजर टू कर्व द फेक न्यूज। ये हमारे जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव, उन्होंने कहा है कि देयर शुड बी द दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म वी नीड टू कर्व द फेक न्यूज, गवर्नेंस होना चाहिए। जैसे दो तरीके का न्यूज देने का, डिलीवर करने का तरीका है। एक है कन्वेंशनल, जैसे कि आप लोग टीवी पे न्यूज देखते थे, रेडियो पे सुनते थे, पेपर पढ़ते थे, ये हमारा कन्वेंशन बहुत पहले से ये चलते आ रहा है। लेकिन अभी हमने देखा है कि डिजिटल रिवॉल्यूशन के साथ जो टोटल इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रहा है वो हमारा टीवी और ये न्यूज़पेपर से नहीं आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ का हम यूज कर रहे हैं और वहाँ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ रहा है। अब यहाँ पे डिबेट ये आ रहा है कि जो कन्वेंशनल न्यूज़ इंफॉर्मेशन हम लोग आता था, जो कन्वेंशनल मीडिया थी, उनको काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय लगाना पड़ता है कि रिसर्च करे, जाके फील्ड से आके न्यूज़ लेके आए और आफ्टर दैट उस पर रिसर्च होता है, उसके बाद प्रिंट में छपता है, फिर आपके पास आता है। लेकिन जो डिजिटल वाला है वो कहीं से भी कोई भी न्यूज़ को वो क्लिक करके भेज देते हैं, वेरिफिकेशन नहीं होता है। वहाँ पे लाखों न्यूज आ रहे हैं फेसबुक पे, कौन सही है कौन गलत है आपको नहीं पता चलेगा। आप देखिएगा कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे कुछ भी दिखाएंगे कि ये खाने से ये होता है, ये खाने से कैंसर चला जाएगा, इस तरीके का होता है। लेकिन उस पर रिसर्च नहीं होता है ना, आप कुछ भी खा के कुछ भी अगर आप वो तुरंत आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए साइड इफेक्ट हो। तो जैसे अभी आप देखिएगा कि बीच में जब कोविड-19 था तो बाबा रामदेव ने कोरोनिल को बोला था ये दवा है, बोला था। लेकिन अगर उसको बाद में रिसर्च किया गया, पाया गया कि ऐसा कोविड का अभी तक की दवा नहीं बन पाया है, तो उनपे सुप्रीम कोर्ट ने पेनाल्टी लगाया था। अभी काफी न्यूज में चल रहा था ये चीजें, सुना था कि नहीं? ये वाला न्यूज देखा था कि नहीं आप लोगों ने? अभी 3-4 महीना पहले ये बाबा रामदेव पे पेनाल्टी लगाया था। उनसे बोला था कि आप पूरे पेज में जैसे उस समय छपवाए थे कि कोरोनिल आपका वो है, आप ऐसे छपवाइए कि कोरोनिल मैंने गलत न्यूज फैलाया है। तो कहीं ना कहीं जो कन्वेंशनल न्यूज है उसका क्या हो रहा है, उस पर हम अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं कि हमें पता है कि दैनिक जागरण का ऑफिस का है, लेकिन मैं कहीं से भी यूट्यूब पे कुछ भी अपलोड करके ज्ञान दे सकता हूँ। मैं अगर गलत हूं तो कहां से पुलिस हमें ढूंढते फिरेगी? नहीं कर सकते ना। वो न्यूज तो एक दूसरे से फॉरवर्ड होते जाता है, पता भी नहीं चलता कि ओरिजिन कहाँ हुआ। क्लियर हो रहा है? तो सबसे बड़ा है कि फेक न्यूज क्या है, कि फेक न्यूज बहुत ज्यादा, और लोग गांव में लोगों को पता चलता है कि जो यूट्यूब पे बोल रहा है सही बोल रहा है। आप अपने किसी जो दादा दादी हैं या बुआ हुआ लोगों से पूछे ना, वो कहेंगे, जैसे बीच में चल रहा था कि जो नया नोट आने वाला है उसमें चिप लगा है,
ठीक है, चिप लग रहा है। मेरी बुआ बोली चिप लगा है, मैंने कहा कहाँ देखा, कहाँ पढ़ा, कह मोबाइल में तो दिख रहा था। मैंने कहा वो मोबाइल किसने डाला है पता है? मैं कुछ डाल दूं, मैं भी डाल सकता हूँ कि एक इंसान था उसका 10 सिर था, वो तो कट करके तो मैं भी प्रूव कर सकता हूँ। तो कह रहे नहीं नहीं वो गलत थोड़े दिखाएगा। तो उन लोगों को नहीं पता है कि सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी डाल सकता है। दे कैन एनीवन कैन गिव देयर ओन इंफॉर्मेशन। तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इशू आ रहा है, दैट इज द फेक न्यूज, की फेक न्यूज से कैसे लड़ा जाए और कैसे रिमूव किया जाए। आर यू गेटिंग ना? दूसरा चीज जो इशू आ रहा है, दैट इज द इशू ऑफ द पेटेंट। यहाँ पे दिया है वेरासिटी ऑफ द न्यूज। वेरासिटी ऑफ न्यूज का मतलब होता है कि उसका सत्यापन कैसे कराया जाए। सत्यापन के लिए कोई भी हमारे पास मीडिया नहीं है। दूसरा चीज है कि इन्वेस्टमेंट जो है, जो इन्वेस्टमेंट नॉर्मल जर्नलिस्ट करते हैं, दैट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द दोज हु आर वर्किंग ऑन द डिजिटल मीडिया। क्योंकि उनको तो फील्ड में जाके न्यूज नहीं लाना है। एक तो इनका ये भी फायदा है कि जो लोग YouTube पे बनाते हैं वो न्यूज पढ़ के भी न्यूज बना देते हैं। आर यू गेटिंग ना? जैसे आप देखिए कई न्यूज ऐसे हैं कि वो न्यूज ही आपको बता देंगे पढ़ के, लेकिन न्यूज जिसने बनाया उसको तो बहुत पैसा लगाना पड़ा ना। आपको तो घर बैठे 5 रुपए 10 रुपए दिया, न्यूज़पेपर खरीदा, आपको पूरा न्यूज मिल गया, फिर आप उसको यूज करके कमा रहे हैं। लेकिन जो जिसने असली न्यूज लाया था, इतना मेहनत करके रिपोर्टर भेजा होगा, खर्चे आए होंगे, सब कुछ लगता है ना, तो उस वाले का घाटा हो रहा है ना। तो यही यहाँ पे बात हो रही है कि देयर इज द इश्यू ऑफ द आईपी। आईपी का मतलब होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जिसने क्रिएट किया उसको फायदा नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक कोई पोयम बनाऊं, पोयम बना के बुक में लिख दिया और आप उसको गा गा के जाके पैसा कमा रही हैं। मेहनत तो मैंने किया ना, लेकिन आप पैसा कमा रही हैं। तो इसके लिए है कि कन्वेंशनल न्यूज का कोई न्यूज चुरा नहीं सकता है, वो सब सत्यापन होता है, अलाउड नहीं होता है। लेकिन यूट्यूब पे तो कोई कर सकता है ना। आगे गेटिंग ना? मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जो कन्वेंशनल न्यूज है वो आईपी का यूज करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब जो आदमी जो चीज क्रिएट करता है वही उसका मालिक होगा, कोई और उसका यूज नहीं कर सकता है। जैसे मैं नए तरीके का बोर्ड इन्वेंट कर दूं जो और पतला हो और यहाँ पे वो दिखे ही नहीं, जैसे मैं ऐसे करूं ऐसे बोर्ड आ जाए, मैंने इन्वेंट किया, तो उसका जो लॉयलिटी होना चाहिए कि किस तरीके से कौन कंपनी इसको प्रोड्यूस करेगा वो मेरे पास होना चाहिए। लेकिन अगर कोई उसका कॉपी करके बना दे और वो पैसा कमाने लगे तो तुरंत मैं कोर्ट में जाऊंगा। लेकिन जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इस तरीके का मिसयूज होता है उसके लिए तो कोई रोक नहीं है। कोई थोड़ी जाके बोलता है कि ये तो कविता आपका नहीं है, नहीं है ना। यूट्यूब पे तो कोई भी डालता है, इंस्टाग्राम पे कोई भी डालता है, वायरल कराया, वायरल से पैसे कमा लिए उसने जो उसका बनता है। तो दिस इज द अदर इशू। तीसरी चीज ये है कि एआई मॉडल का भी बहुत यूज हो रहा है। जो क्रिएटर है, जैसे आपने एआई का यूज किया और जो नॉर्मल न्यूज है उसको आपने चेंज कर दिया। या आप आजकल देखिएगा कि वीडियो भी आप देखिएगा कि काफी सुंदर एक पुरुष को बनाना है तो वो एआई बना देगा। खूब अच्छा पेंटिंग आप एआई से बोले कि पेंटिंग बनाओ, वो पेंटिंग बना के दे रहा है। तो जो असली पेंटर है उसकी क्रिएटिविटी का आप मिसयूज कर रहे हैं ना। आप खुद पेंटर बन गए एआई का यूज करके, और जो पेंटर असली वाला है उसको, उसकी आपने रोजी रोटी, लाइवलीहुड चली गई। तो ये अलग मामला आ रहा है कि एआई मॉडल का जिस तरीके से मिसयूज हो रहा है उसका भी, गवर्नेंस का भी। लेकिन कहीं ना कहीं जो वो उस तरीके का पेंटर है, जैसे मैंने कहा कि लिनार्डो जो विंसी का आप बनाइए, पर लिनार्डो डी विंसी ने बहुत मेहनत किया होगा ना। आर यू गेटिंग ना? तो आप तो पा गए एआई मॉडल से सेम वाला, हाँ, लेकिन कॉपी बना लिया ना। अब कॉपी क्या उससे अच्छा बना रहे हैं? आजकल तो इतने अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं, आप देख क्या है, आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये नकली वाली लड़की है। जैसे हो रहा है ना आजकल, लोग यूज कर रहे हैं एआई का यूज करके लड़की बना रहे हैं और उससे इन्फ्लुएंस करा करा के लोग पैसे कमा रहे हैं। आर यू गेटिंग ना? तो ये है कि इसका एक प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए कि कौन किसको बना रहा है, किस तरीके से पैसे आ रहा है और उस पर टैक्सेशन कितना आना चाहिए। यही है ना। आप जैसे टैक्स नहीं पे कर रहे हैं ना, आप कमा ले रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस है, जो असली में पेंटर है उसको दौड़ना भी पड़ रहा है, उसको जाके रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ रहा है और वो पैसे भी खर्च कर रहा है और पैसे कमा भी नहीं पा रहा है। यही इशू आ रहा है मेन। तो इसको लेके भी इन्होंने, जो हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, उसका भी कहा है कि कहीं ना कहीं रेगुलेशन आना चाहिए। आज गेटिंग ना कि रेगुलेशन, क्योंकि सोशल मीडिया न्यू है, पहले तो था नहीं। लॉ अब बनेगा ना, क्योंकि मिसयूज अब हो रहा है। तो इसी को कह रहे हैं कि कोई हमें प्रॉपर तरीके से लॉ लेके आना चाहिए। दूसरा चीज यहाँ पे जो इशू आ रहा है, एल्गोरिदमिक बायसनेस की इशू आ रहा है। एल्गोरिदमिक बायसनेस का मतलब होता है
कि जैसे आपका कंटेंट अच्छा नहीं है लेकिन आपको ये पता है कि क्या टाइटल होना चाहिए, किस तरीके का थंबनेल होना चाहिए, क्या लोगों को आकर्षण करेगा, उससे आपका वीडियो क्या आ रहा है, ट्रेंडिंग पे जा रहा है। तो आपके अंदर क्वालिटी नहीं है लेकिन आपके अंदर उस तरीके का एल्गोरिथमिक एक तरीके से आप यूज कर रहे हैं, उससे आपका बाय डिफॉल्ट बाय लक आपका थंबनेल यूज कर रहे हैं, क्लिक आदमी करेगा। तो ये बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है कि जो क्वालिटी कंटेंट है वो लोग अप्रिसिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे वायरल चीजें हो रही हैं वो लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो लोग जो सच में मेहनत करके अच्छा कंटेंट दे रहा है उसका घाटा हो रहा है ना, क्योंकि लोगों को सेंसेशनल न्यूज चाहिए और उनको पता नहीं है कि सही है कि नहीं है, लोग कुछ भी दिखा देंगे ना ऐसे। तो इस चीज को लेके काफी डिबेट चल रहा है। तो डिजिटल मीडिया पे क्वेश्चन आ सकता है, एक मैं आज भी क्वेश्चन दूंगा, आप लोग लिखिएगा क्या क्या दिक्कत आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। एक तो फेक न्यूज का इशू है, एआई का मिसयूज है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मिसयूज है, एंड ऑल्सो देयर इज द मिसयूज ऑफ द एल्गोरिथमिक बायसनेस। जो एल्गोरिथमिक बायसनेस समझ में आ रहा है ना, कि जिस तरीके से क्या थंबनेल डाला जाए, किस तरीके का लोग सर्च करते हैं वो आप डाल दीजिए, अंदर आप कुछ भी दीजिए। जैसे कोई भी नई मूवी आती है तो लोग कोई पुरानी मूवी का वहां पे वीडियो पीछे डालेंगे और ऊपर नई उसका डाल देंगे, तो वो उनका क्लिक होता है। अब आदमी क्लिक करके जाता है वो वाला। हाँ, तो ये सब चीज है दैट इज। तो ओवरऑल डिबेट यहाँ पे चल रहा है कि कन्वेंशनल न्यूज़ जो है और मीडिया है एंड जो अभी डिजिटल मीडिया है उसमें कैसे एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं और कैसे रेगुलेशन इस पे ला सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत डिबेट चल रहा है, मेंस में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन अगर आता है तो इश्यू हमको पता है कि ये सब इश्यू है, इसका सोल्यूशन में हम देख सकते हैं। सोल्यूशन में ये है कि रेगुलेटरी बॉडीज हम क्रिएट करें जो इसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करें। दूसरा जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब हुआ प्लेटफॉर्म, हम लोग डालते हैं लेकिन यूट्यूब तो चेक कर सकता है ना कि कौन कैसा डाल रहा है, उसको वो तुरंत रिस्ट्रिक्ट करे, लगे थोड़ा भी कि कुछ ऐसा मिसयूज हुआ है। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूट्यूब और जितने भी प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, उनके पास जाना चाहिए। तो हम्म, हाँ, कोई भी चीज है अगर कॉपीराइट क्लेम भी और मिस जैसे फेक न्यूज भी कोई भी जा रहा है तो वो चेक करे, यूट्यूब का काम है ना कि उसको रिस्ट्रिक्ट करे। हाँ, यही यही दिस इज द मेन इशू, तो यही है ना। और तीसरी चीज ये है कि लोगों को भेड़ चाल चलने में अच्छा लगता है, लोग देखते हैं यहाँ पे ज्यादा व्यू है तो वहीं पे क्लिक करेंगे। दिस इज द अदर इशू कि आप ये नहीं टेस्ट कर रहे हैं कि सच में कंटेंट क्या है। आप ये नहीं देखिएगा, आप अभी आप यूट्यूब पे भी जाइएगा, जो आपको आर्ट पिक्चर होगा उस पे लोग फॉलोइंग नहीं होगी। आर्ट पिक्चर जैसे कि आर्ट पिक्चर का जैसे क्या एग्जांपल हो सकता है, आर्ट मूवीज, जैसे मंटो अभी कुछ साल पहले आई थी, मंटो पिक्चर पिक्चर देखा है? अच्छा, आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा, ठीक है। मंटो बहुत आर्टिस्टिक पिक्चर था। जैसे आर्ट पिक्चर का मतलब जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिस मूवी में करते हैं, जिस तरीके का जैसे जो स्लो चलता है, जिसमें थोड़ा आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दिखाया गया हो, हाई फाई साई फाई टाइप का नहीं हो कि हीरो एक कूद के 100 को मार रहा है, उसमें जो नॉर्मल लाइफ में चल रही है उस तरीके का चल रहा हो तो पीपल विल नॉट वॉच। लेकिन आर्टिस्टिक असली में जो एक्टर का आर्ट आता है उसी में तो आता है, जो असली आर्ट आता है। आप नसीरुद्दीन शाह का मूवी देखिए, उसमें आर्ट आएगा। लेकिन आप सलमान खान की मूवी में क्या आर्ट आएगा, वो उड़ा रहा है, एक कार उड़ा रहा है, तो उसमें तो सब कुछ कंप्यूटराइज है ना। उसमें एक्टर का क्या है, एक्टर का तब होता है जब वो खुद प्रोड्यूस करे। जैसे आप किसी भी हीरोज का देखिए, जैसे जो एक्टर है इरफान खान का मूवी देखिए, जैसे के मेनन का मैं हमेशा आप लोगों से एग्जांपल देता था, तो उसका पिक्चर देखिए तो उनका एक्सप्रेशन होता है। लेकिन आप जो ये सुपर स्टार हैं, इनके अंदर में एक्सप्रेशन कम, इनके अंदर में डिजिटल जो होता है इसका यूज ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं जो रियल कंटेंट है जो प्रोड्यूस कर रहा है, दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट। ये तो अलग मैटर है, ये तो हम आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है तो अलग अलग चीजों पे डिबेट करेंगे। लेकिन डिजिटल मीडिया में भी यही हो रहा है कि जो सेंसेशनल चीजें हैं, कोई सच में न्यूज दिखाएगा कि सच में यहाँ पे इस समय ब्रिक्स का समिट चल रहा है, ब्रिक्स का कोई देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन यही देखेगा कि अरे एक कहीं पे एक सांप निकला और उसने 50 लोगों को डस दिया, वो भले फेक हो तो लोग तुरंत उसको क्लिक करेंगे, भले वो सही हो या नहीं हो। या ऐसा दिखा दे कि एक सांप है उसके 4 मुंह हैं, या कोई आदमी पैदा हुआ उसके 6 हाथ हैं, और वो फेक भी होगा, लोग एकदम उस पर क्लिक करेंगे क्योंकि वहां पे सेंसेशनल है। वहां पे कुछ भी दिखा दे, जैसे कुछ बड़ा सा उन्होंने जानवर नकली दिखला दे और दिखा दे कि एक हम्म, हम्म,
दिस हम्म यहाँ का जो हम लोग का करंट अफेयर, तो वही है ना, हमारा कंटेंट अच्छा है। मेन है कि वही है ना, जैसे जैसे हम लोगों का जो न्यूज़ एनालिसिस है, तो ये हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन वही आप 20 मिनट में कोई स्टोरी टाइप का बता दें तो पीपल विल बी लाइकिंग, क्योंकि एक तो पीपल के पास ट्रिक वाला। Overall, the debate is here with respect to the digital media and conventional media, और कैसे conventional media इस समय उतना भी फायदा नहीं उठा पा रही है जो उनका लागत है। इसी पे मेन डिबेट चल रहा है। वही गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रहे हैं कि कोई आप रेगुलेशन लेके आए ताकि वी कैन इम्प्रूव ऑन द दिस। यूट्यूब भी कम आता है ना, जब आप यूट्यूब क्लिक करते हैं तो उस पर प्रचार आता है एडवर्टाइजमेंट, तो वो लोग एडवर्टाइजर से लेते हैं। एडवर्टाइजर तो देता है ना, वो लोग अपने पास से थोड़ी देते हैं। यूट्यूब पे आप देखिएगा स्टार्टिंग में एक न्यूज आएगा, बीच बीच में आएगा, तो वो उनसे कांटेक्ट होता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका हम न्यूज चलाएंगे। और दूसरी चीज है कि जो लोग जैसे अपना एडवर्टाइज भी करना चाहते हैं वो लोग भी पे करते हैं। जैसे होता है ना, यूट्यूब पे तो लाखों वीडियोज हैं। जैसे ये तो यूट्यूब देता है। हाँ, डेटा का भी पैसा होता है। फिर सबसे ज्यादा फायदा तो एडवर्टाइजमेंट से आता है कि दे गेट द मोस्ट ऑफ द मनी फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट। तो ये होता है। आप देखिए बहुत ज्यादा ज्यादा ब्रांड वाले को वो लेके पैसे चलाते हैं। बिसाइड दैट कि जो नॉर्मल है, हम आप भी चाहें अपना कुछ वीडियो एडवर्टाइजमेंट करना, तो उसका यूट्यूब अलग से पैसा लेता है इम्प्रेशन के लिए, पर क्लिक के लिए। ऐसे उनका होता है कि आपका न्यूज जैसे नीचे है तो वो क्या करेगा, ऊपर ला देगा। वो इतना करेगा, पीपल हैव देयर ओन डिस्क्रिप्शन टू क्लिक करें और उसको वॉच करें। दिस इज द टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज पे चले। नेक्स्ट न्यूज इज द सुखबीर बादल रिजाइन एट द अकाली दल चीफ। जो अकाली दल बना था, दैट इज द शिरोमणि अकाली दल। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना था कि जो जितने भी गुरुद्वारे होते हैं ना, उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए, उसके लिए था। बाद में ये पार्टी बन गया था। आप देखिएगा जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 1920 में जब कंटिन्यूअसली ये आंदोलन चल रहे थे। कौन सा 1920 में आंदोलन था, दैट इज वेरी फेमस, आप हिस्ट्री की हैं। नॉन कोऑपरेशन गांधी जी चलाए थे। तो नॉन कोऑपरेशन के टाइम पे इनका अलग से एक मूवमेंट चला था। ठीक है ना। नॉन कोऑपरेशन के टाइम पे ही इन्होंने शिरोमणि अकाली दल के नाम से स्टार्ट किया था। अभी ये कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है। ठीक है। ये आरएसएस के पहले बना था। आरएसएस कब फॉर्म हुआ था? आरएसएस वैसे पार्टी नहीं है, बीजेपी उसका वो है सपोर्टिंग। राष्ट्रीय सेवक संघ। हाँ, कब कब बना था आरएसएस? 1925 में। आपको पता होगा, आप बताइए। यू आर फ्रॉम द दिग्विजय नाथ। आपके वो जो है दिग्विजय नाथ, वो लोग तो जुड़े रहे हैं ना आरएसएस से। तो आरएसएस वाज फॉर्म इनटू द 1925। जनसंघ तो पार्टी थी, आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन बना। अभी भी तो ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है, लेकिन हमेशा एक पार्टी को ये लोग बगल में खड़े किए रहते हैं सत्ता चलाने के लिए। सत्ता, हाँ, जो भी कहिए आप। ठीक है। तो ये यहाँ पे यू शुड जस्ट नो दैट द पार्टी। कई बार यूपीएससी या पीसीएस में पार्टी पूछ देता है और कब बना था ये पूछ देता है, तो वहां पे यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस। जस्ट उसमें यही है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज इज द इंडिया एंड जापान साइन एग्रीमेंट फॉर द यूनिकॉर्न मार्च फॉर द नवल वार्षिक। तो यहाँ पे हमने यूनिकॉर्न मार्च फॉर द नवल वार्षिक इसलिए करा है, इट इज ए टेक्नोलॉजी। इससे ये होगा कि जो वार्षिक होता है उसमें अगर हम कुछ सेंसर लगा दें तो उसको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। जैसे वार्षिक की खासियत क्या होगी कि वो चुपके से जाए, अटैक करे, फिर वापस आ जाए। किसी को मारना होता है, आप छुपके चुपके से जाते हैं ना। तो जो यूनिकॉर्न मास्ट होता है, दैट हेल्प इनटू द रिड्यूसिंग द साउंड। जो उससे गैसेस निकलते हैं, जो उसका हीट होता है। जैसे पकड़ने के क्या क्या होते हैं कि हीट टेम्परेचर से जान जाता है रडार, फिर वहां से गैसेस निकल रहे होते हैं, साउंड निकल रहे होते हैं, इन सब को ये रिड्यूस कर देगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं स्टील्थ। ठीक है। तो इंडिया एंड जापान के बीच में ऑलरेडी हमारे बीच में काफी अच्छा डील एंड एग्रीमेंट है, लेकिन अभी हम लोग डिफेंस में भी जा रहे हैं।
जापान के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो डिफेंस में जानबूझ के नहीं जाता था, क्योंकि जब से उन पे न्यूक्लियर बम से अटैक हुआ था उसके बाद उन्होंने पैसिफिस्ट पॉलिसी अपनाई थी। पैसिफिस्ट का मतलब कि हम शांति से रहेंगे, हम किसी भी मिलिट्री चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन इस समय जिस तरीके से चाइना राइज कर रहा है और जिस तरीके से वो क्लेम कर रहा है, जैसे फिलीपींस के आसपास का आइलैंड है उसको क्लेम कर रहा है, कई आइलैंड ऐसे हैं जो जापान के हैं उसको भी क्लेम कर रहा है। तो ऐसे में क्या है कि जापान भी अपना जो मिलिट्री एंड डिफेंस एग्रीमेंट है वो बढ़ा रहा है। तो इंडिया के साथ, यूएस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ आप देखिएगा कंटिन्यूअसली इनका एग्रीमेंट चल रहा है। इंडिया के साथ जो चल रहा है, ऑलरेडी हमने मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पहले ही साइन किया था, अब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? यूनिकॉर्न जो टेक्नोलॉजी है, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, इसका फुल फॉर्म ये है। और इसका यूज क्या है एक बार आप बता दीजिए, मैंने क्या बताया, किस टाइप की टेक्नोलॉजी है? अभी तो वही बता रहा था, आप बताइए। एक दिन और बताया था, स्टील्थ टेक्नोलॉजी होता है, जो चुपके से जाके जितना भी कोई अटैक करेगा, जितने भी वारशिप हैं या जितने भी सबमरीन हैं, उनकी यही खासियत है कि जो जितना अपनी आइडेंटिटी बचा सके वो उतना ही अच्छा माना जाता है। आइडेंटिटी जैसे होता है कि जैसे आप चल रहे हैं, जब आपको किसी से चुपके से मार के भागना होता है, क्या होता है, आप चप्पल भी निकाल देते हैं कि वो न बजे, ऐसा करते हैं। सेम दैट इज द केस विद दिस वारशिप्स। वारशिप या सबमरीन में जब भी होता है, टेक्नोलॉजी वही अच्छा माना जाता है जो उसकी आइडेंटिटी को क्या क्या बता देगा। जैसे एक गाड़ी चलती है, तो आप एक बाइक जा रही होगी तो उसकी आवाज से पकड़ेंगे उसको, फिर और सेंसर लगा के उसका टेम्परेचर, जो साइलेंसर का टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट से ज़्यादा होगा, उससे पकड़ेंगे, और उससे जो गैस निकलना होगा, यही तीन चीज़ें आ रही हैं, इसी से आप पकड़ेंगे। स्टील टेक्नोलॉजी इन तीनों को कम कर देता है। या तो वो इतना टेम्परेचर पहले से ही कूलिंग कर दे कि वो इन्वायरमेंट के जैसा आ जाए, लगे ही नहीं कुछ है, या तो जो भी उनका गैस निकल रहा हो बगल में एक चैम्बर बना के रोक ले। ठीक है, ये बहुत कठिन होता है, पाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए टेम्परेचर और साउंड, साउंड प्रूफ बना दे, सेंसर लगा दे। जैसे हम लोग देखते हैं ना, बंदूक में कई बार सेंसर लगा के गोली चलाते हैं कि उससे का आवाज हम रिड्यूस कर दे, तो रडार में ना आ पाए और कोई भी वेव निकल रहा उसको हम एलिमिनेट कर दें। दिस इज द मेन थिंग। और उसमें जो हम बना रहे हैं, हम किसके साथ बना रहे हैं? जो इंडियन कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके साथ बना रहे हैं। दिस इज द इंडियन पीएसयू, गवर्नमेंट की ही कंपनी है, बट दिस इज द सेपरेट कंपनी। Modi leaves for the three-nation tour, likely to sign the memorandum of understanding Nigeria. Nigeria पढ़ा है? Where is the Nigeria? कल भी मैप में देखा था। What is the capital of Nigeria? पीसीएस में इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। This is the Nigeria. नाइजीरिया का जो कैपिटल है दैट इज अबूजा। अबूजा पिछले क्लास में दिखाया था ना उस दिन करके। दिस इज अफ्रीका, ये अफ्रीका का मैप है। अफ्रीका के वन साइड पे है अटलांटिक ओशियन और इस साइड पे इंडियन ओशियन। ये क्लियर हो रहा है? अब हम लोग नाइजीरिया को देख लें। दिस इज नाइजीरिया। पूछेगा तो यही पूछेगा ना, नाइजीरिया किससे किसे टच करता है, तो टच किससे कर रहा है? एक तो अटलांटिक ओशियन को इस साइड से कर रहा है। यहाँ पे नीचे देखिएगा गल्फ ऑफ गुनिया है। गल्फ ऑफ गुनिया इज वेरी फेमस। यहाँ पे एक ओशन करंट भी फ्लो करता है, समुद्री धारा है वो फ्लो करता है यहाँ पे। ओके, अदर थिंग इज दैट ये पूछेगा कि इससे बॉर्डर किसका किसका टच हो रहा है, तो यहाँ पे किससे टच हो रहा है? कैमरून का। इधर चाद है, इधर नाइजर है, नाइजर याद करना इजी है, नाइजीरिया नाइजर, ठीक है। और इधर किससे हो रहा है? बेनिन, ठीक है। तो दी ज्यादा कंट्री दैट इज टचिंग। एक बार घर जाके एक बार ये आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, तो पीसीएस में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि इससे इससे टच करने वाला वो नेशन दे देगा, पूछ देगा कि हाउ मेनी नेशन टचिंग द नाइजीरिया। ओके, क्लियर हो रहा है? और इसका कैपिटल अगर इजी पूछेगा तो कैपिटल पूछेगा कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया, दैट इज द अबूजा। टफ बनाएगा तो सराउंडिंग एरिया से पूछेगा, और इजी बनाना होगा तो डायरेक्ट कैपिटल पूछेगा। इंडिया के साथ साथ हम लोग गुयाना भी जा रहे हैं एंड ब्राजील भी है। ब्राजील में किस लिए जा रहे हैं? ब्राजील में G20 का समिट चल रहा है। पिछले साल हमारे वहां चला था, आप लोगों ने देखा होगा, काफी न्यूज में था।
हम लोग इसको एकदम बहुत बड़ा बना के दिखा रहे थे। इंडिया के पहले किस कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। तो इंडोनेशिया, इंडिया एंड नाउ इट इज द ब्राजील। ठीक है, जितने भी तीनों हैं दे आर द डेवलपिंग नेशन। अभी हम हैं जो नॉर्थ और साउथ कंट्रीज हैं, नॉर्थ का मतलब डेवलप्ड वर्ल्ड एंड साउथ का मतलब डेवलपिंग वर्ल्ड, इनके बीच में हमेशा एक डिवाइड बना रहता है। जैसे हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज को लेके भी डिवाइड है। जो डेवलप्ड है वो हमें पैसा नहीं दे रहे, हमें टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे और हमसे कहते हैं कि हम अपना जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसको कम करें। इस बात को लेके काफी डिबेट है, टसल है। ये अभी प्राइम मिनिस्टर का विजिट है तो इस पे काफी आर्टिकल आएगा, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये जानना है कि अभी प्राइम मिनिस्टर का 3 जगहों पे विजिट है, तो अभी फर्दर जो कल परसों के न्यूज़पेपर में आर्टिकल आएगा उसको हम लोग डिटेल में करेंगे। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज द ओवर 10 लाख सीनियर इनरोल्स इनटू द आयुष्मान वय वंदना योजना। व्हाट इज दिस? अभी बहुत न्यूज में था ये भी। आयुष्मान भारत पढ़ा है? व्हाट इज द आयुष्मान भारत? वेरी गुड। 1 लाख नहीं था, 5 लाख, 5 लाख। अच्छा ठीक है, आप बताइए, इसमें ऐड कीजिए। इनका तो चाहिए 5 लाख। गुड। आयुष्मान भारत कार्ड में अभी तक था 1 फैमिली के लिए 1 कार्ड बन रहा था, तो 1 फैमिली के लिए उसी 5 लाख का अवेल करना था। लेकिन अभी गवर्नमेंट जो लेके आई है उन्होंने कहा है कि अगर कोई वृद्ध है, बुजुर्ग है, 70 साल से ज्यादा का उम्र है, तो उसके लिए अलग कार्ड हम बनवा देंगे। जैसे उसके लिए हम सेपरेट आयुष्मान भारत का कार्ड दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है? देखिए, अगर 70 साल से नीचे हैं तो आप सबका एक ही कार्ड बनेगा। अगर जिस दिन आपके कोई भी मदर या फादर 70 क्रॉस करें तो उनका सेपरेट एक बन जाएगा। आपकी फैमिली का अलग हो गया और उनका एक अलग हो गया। गेटिंग? यस। उनका भी 5 लाख का हो जाएगा, आपकी फैमिली का अलग 5 लाख का होगा। ठीक है, 5 लाख फॉर द 1 ईयर। ऐसा नहीं है कि 1 साल से ज्यादा है, कि 1 साल तक आप उसको यूज करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर फिर 5 लाख आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? जितने उनका सेपरेट बनेगा। उसी योजना को आयुष्मान वय वंदना योजना कह रहे हैं, और उसमें अभी 10 लाख सीनियर सिटीजन ने तुरंत इनरोल किया है जब से इसको डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, बस आप ये जानिए कि आयुष्मान वय वंदना योजना, दिस इज रिलेटेड टू द आयुष्मान भारत कार्ड, और इसमें हम जितने भी एक फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर को छोड़ के अलग से जो 70 प्लस में है उनके लिए हम अलग से कार्ड बना रहे हैं। किस तरीके की बीमारियों के लिए ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं इंश्योरेंस? कोई भी बीमारी नहीं, 3 तरीके का, 3 स्टेज का होता है। पहला होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी होता है जैसे आपको बुखार उखार लगे, आप क्लिनिक में जाके दवा वाले लेके आते हैं, नॉर्मल, जिसमें आपको कहीं पे भी डायग्नोसिस टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती है। दूसरा होता है कि जहाँ पे आपको सिंपल टेस्टिंग की जरूरत होती है, कि आपका ब्लड टेस्ट हो गया, आपको एक्सरे से कुछ हड्डी में दिखाना होगा। ठीक है, तो ये सेकेंडरी बोलते हैं। और टर्शियरी होता है जहाँ पे बहुत आपको सर्जरी का यूज हो, बहुत हाई टेक्नोलॉजी का यूज हो, जैसे कि आपने कहा कि हार्ट अटैक से रिलेटेड है, आईसीयू में आप चले गए, तो ये टर्शियरी आता है। इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी की काफी यूज होता है। तो दिस इज फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शियरी, नॉट फॉर द प्राइमरी। ये इतना ही आप याद रखिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर पूछेगा तो इसी से पूछेगा। क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज आर इन द इंडिया। व्हाट इज द डायबिटीज? या मधुमेह। सो पूरी दुनिया के आधा जो डायबिटीज है वो इंडिया में। आप देखिए, योगा योगा सब यहीं चल रहा है, फिर भी डायबिटीज है। बर्गर वो खा रहे हैं, डायबिटीज हमें है। उनका खाना हम कहेंगे अरे वो सब क्या खाते हैं, लेकिन वो हेल्दी खाते हैं। उनका भले उनका बर्गर खाने का तरीका अलग होता है, वो मैक्सिमम चिकन उकन का यूज करते हैं। वो ये नहीं कि एकदम तेल से भुना हुआ। अपने वहाँ है कि तेल मसाला हम लोग अलग से डाल देते हैं, जैसे हाँ, वो मैक्सिमम एकदम विदाउट ऑयल ये सब कम यूज करते हैं। आप साउथ में जाइए, वही मैं कह रहा हूँ ना, साउथ का जो डोसा है, साउथ का जो इडली है, हमारे वहाँ अलग हो जाता है। मैं साउथ में गया, साउथ में गया कि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। यहाँ आया देखा, मतलब हम लोग खाते एकदम पूरा तल उल के, उसको भी डोसा को भी हम लोग फ्राई व्राई करके देते हैं यहाँ पे। तो दैट इज वेरी डिफरेंट। उनमें तो स्पाइस की जगह पत्ता डालें, स्पाइस उनके वहाँ होता है, यूज हम लोग करते हैं। हम लोग वहाँ पे 10 दिन तक घूम रहे थे केरला में, हमें लग रहा था क्या ये खिला रहे हैं, मतलब परेशान हो गए थे खाना को लाके। खास कर केरला में, तमिलनाडु का खाना अच्छा है, वहाँ का खाना हम
तंजौर में थे, तंजौर का खाना इज गुड, बट द वी वर इन द तिरुवनंतपुरम एंड कोझिकोड, यहाँ का एकदम लग रहा था कि एकदम फीका बनाते हैं, बस पत्ते उत्ते डाल देंगे, जो कड़ी पत्ता हम लोग कहते हैं वो बहुत यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सही बताऊं, यहाँ का ज्यादा अच्छा लगता है। आप जाके इसमें खाइए चौधरी में, चौधरी के डोसे, दैट चौधरी का डोसा। अच्छा, चौधरी का लेकिन अच्छा होता है, मतलब चौधरी अपना देसी टाइप का बनाता है, यहाँ कोई भी देसी टाइप का बनाता है, तो ये डिफरेंस होता है। तो डायबिटीज इज मच मोर इन इंडिया। देखिए हाफ ऑफ द वर्ल्ड, क्वार्टर, मतलब 1/4 ऑफ द डायबिटीज, आप समझ रहे हैं, 193 कंट्रीज हैं, तो उसमें से 1/4 मतलब 1/4 हमारे पास है। होना चाहिए कि आप बहुत कम होना चाहिए ना, 1/200 गुना होना चाहिए, लेकिन 1/4 गुना है, दैट इज द रेशियो। और मेन क्या है कि हमारा दैट इज द मेन इशू ना, कि तेल भी कम खाते हैं, और इस स्पाइस उनके वहाँ होता है, स्पाइस वो बहुत कम डालते हैं हमारी तुलना में। आप अब और एक डिफरेंस बता देता हूँ, आप मोमोज नेपालियों का खाइए, उनका अलग होता है, हमारा मोमोज खाइए तल उल के, वो भी हम बना दें फ्राइड मोमोज। फ्राइड मोमोज का कंसेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारे वहाँ ये सब आता है, खूब बढ़िया चटनी उटनी डाल के यहाँ बनता है, तो हमारा ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो दैट इज द डिफरेंस। जैसे अंग्रेज खाएंगे तो पूरा हर तरीके का मीट ऊट का वो करते हैं प्रॉपर तरीके से। जैसे हम लोग की क्वांटिटी में होगा कि दाल चावल अगर 100% है, तो 100 में से 75% हमारा चावल होगा एंड रोटी होगा, उनमें से 75% चिकन होता है, चिकन बीफ जो भी खाते हैं पोर्क उनका वो होता है। सिर्फ 20% वो लोग ब्रेड का यूज करते हैं, ब्रेड का यूज भी नहीं करते हैं, वो लोग रॉ ही मीट उट खाते हैं, आप देखिए उनका। तो इसीलिए हमें उनमें थोड़ा सा इस मामले में डिफरेंस आ जाता है। क्या है मधुमेह, कैसे होता है? चीनी खाने से होता है। कितने लोगों को लगता है चीनी खाने से मधुमेह हो जाए? द मेन थिंग इज इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, और वो डिस्ट्रॉय करने लगता है। बॉडी का ही एक पार्ट ऐसा होता है एंटीबॉडी जो उसको डिस्ट्रॉय करता है। दिस इज द डायबिटीज व्हेन द बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली प्रोसेस द फूड फॉर एनर्जी। जैसे हम खाएं फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तोड़ के बनाएगा एनर्जी, वही हमारा यूज होगा। जब हम उसको नहीं बना पाते हैं, फैट में कन्वर्ट होने लगता है, दैट रिजल्ट इनटू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंसुलिन। इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, या जितना प्रोड्यूस होगा वो सफिशिएंट नहीं होगा, एंड इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। और वहीं से आपका क्या होने लगेगा, अगर इंसुलिन नहीं बन पाएगा तो यू विल हैव द 2 चांसेस, डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज टाइप 2। आप याद रखिएगा, डायबिटीज टाइप 2 जो है दैट इज मेनी टाइम्स दिस इज नोन, दिस इज द जेनेटिक्स। पहले ऐसा समझा जाता था कि मधुमेह जेनेटिक्स नहीं है, डायबिटीज 2 जो है वो जेनेटिकल भी है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, मेनली यहाँ पे होता है कि दैट इज द बॉडी अटैकिंग इंसुलिन, बॉडी अटैकिंग इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल इनटू द पैनक्रिया, खासकर उसको बी सेल, बीटा सेल कहते हैं। जब आप लोग बायो का क्लास चलेगा तो इस पे हम पूरा डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द बीटा सेल एंड हाउ दिस इज प्रोड्यूस, क्या उसका फंक्शन होता है। लेकिन अभी आप जानिए कि दिस इज मेनली ड्यू टू द इंसुलिन, या तो प्रोड्यूस नहीं होगा या तो कुछ ऐसा प्रोड्यूस होगा जो इंसुलिन को ही अटैक करना स्टार्ट करेगा, इंसुलिन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगा। तो दैट विल बी द बीटा टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज वेयर द बॉडी बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। जो पैनक्रिया होता है दैट इज हियो, दिस इज द पार्ट दैट इज पैनक्रिया, यहीं पे हम इंसुलिन प्रोडक्शन का टोटल प्रोसेस होगा। कॉज ऑफ डायबिटीज, एक तो जेनेटिक फैक्टर हो सकता है कि ऑलरेडी द मदर है, जेस्टेशनल पीरियड में ज्यादा होता है, जब प्रेगनेंसी होता है तो उस समय क्योंकि फैट बढ़ता है मदर का और उस समय होने के चांस ज्यादा होता है, और उसी समय चाइल्ड में भी ट्रांसफर होने के चांस ज्यादा होते हैं। दूसरा है कि ओबेसिटी, ओबेसिटी वही है कि आपका बेली फैट बढ़ जाए, आपका जो वेस्ट का है सर्कमफेरेंस वो ज्यादा हो जाए, मेनली इट इज ड्यू टू द फैट ग्रोथ। ओके, और एज के साथ साथ भी होने लगता है।
जो मेन अभी हम देख रहे हैं दैट इज ड्यू टू द फूड हैबिट, जो हमारा फूड हैबिट चेंज हो रहा है, और दूसरा जो लाइफ स्टाइल भी तो चेंज हो रहा है कि देर रात तक काम करना, सोने का टाइम कम रखना, आप ज़्यादा टाइम किस पे यूज कर रहे हैं, मोबाइल्स पे एंड लैपटॉप पे, और सेडेंटरी लाइफ है, मतलब बैठने वाला लाइफ ज़्यादा, कि आप बैठ के सब कुछ कर रहे हैं, जैसे एक्टिविटी नहीं है, हर चीज़ आपको घर के सामने चाहिए, लिफ्ट चाहिए, हो गया ना। तो यू शुड यूज लेस लिफ्ट। कौन कौन लिफ्ट यूज करके आता है? अच्छा आप लोग नहीं, आप यूज करके आती हैं लिफ्ट बैक साइड से? अच्छा नहीं, गुड। मतलब लिफ्ट आप जितना मैक्सिमम जो हमारा कोशिश होना चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, दैट शुड बी द फॉलोड। वो डायबिटीज को कम करने का ज्यादा बेहतर तरीका होता है। डायबिटीज से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? मोटापा तो एक सिम्पटम भी है। बीमारियां जो होगा सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होगा, जो आर्टरीज है वो आपका ब्लॉक होने लगता है, क्लॉगिंग होने लगता है। तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत है दैट इज द दिस इज द हार्ट अटैक। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है? जितना भी हार्ट से रिलेटेड है वो होगा। फिर आपकी एक्टिविटीज, लेजीनेस स्टार्ट होने लगती हैं। व्हाट इज द सिम्पटम? सिम्पटम क्या है, लक्षण क्या है? ये जानना हम लोग के लिए जरूरी है, क्योंकि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, या राइट, एंड फटीग, आपको हमेशा लगेगा कि आलस सा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। जो आपके घाव वो होते हैं वो धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे वो होंगे, यस वो भी है। एंड ब्लर्ड विजन, आपको थोड़ा सा चीजें धुंधली दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सब होता है। तो ये सब होने लगे तो यू शुड गेट द सेंस कि अब हमें थायराइड की समस्या हो सकती है, होती है, जो उसमें पाई जाती है, मैक्सिमम लोगों को ऐसी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द mountain lion in the Los Angeles become the more nocturnal. Nocturnal. What is mean by the nocturnal? Nocturnal का मतलब रात्रिचर। उल्लू, या राइट, रात्रिचर। अब ये होता है कि ड्यू टू द इंटरफेरेंस बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे हम लोग हैं, हम हर जगह पहुंच जा रहे हैं सीनिक ब्यूटी लेने के लिए, जंगलों में, पहाड़ों में। तो अब ऐसा होता है कि लॉयंस चाहते हैं कि उनको डिस्टर्ब ना हो करें। उनका मैक्सिमम जो होता है कि सुबह जब भोर होता है, डस्क एंड डॉन, जो डॉन होता है एंड डस्क, संध्या होती है, एंड सुबह जो भोर का टाइम होता है, उसी समय वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। बट ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज अब वो रात में एक्टिव हो रहे हैं। पहले उनका था कि सुबह शाम को होते थे, बट अब सुबह शाम को क्या होता है कि पीपल विल बी गोइंग बाय देयर सफारी, वो अपना इंजॉय कर रहे हैं। अब दिक्कत है कि वो जो एनिमल है उनका जो डेली का रूटीन है वो इम्पैक्ट हो रहा है। तो वो धीरे धीरे अपना रूटीन क्या कर रहे हैं, शांति की तरफ, क्योंकि उनको भी तो डर लगता है, शेर हो या टाइगर हो। यस मैम, आप हंस रही हैं। हाँ रात में हो ही गए हैं। अब तो दुकानें 24 घंटे वाली खुल रही है, नीचे शॉप है 24/7 खुल ही रहा है। ये है, ये जो रात्रिचर है उसका भी रीजन है डायबिटीज के लिए, जितनी भी हमारी बीमारियां हैं। तो लॉस एंजल्स बहुत फेमस है, जैसे हमारा मुंबई बॉलीवुड है ना, यूएसए का जो हॉलीवुड का है वो लॉस एंजल्स है। और डेड सी कहाँ पे है? डेड सी, वेयर इज द डेड सी? यूरोप थोड़ा सा आपने उधर शिफ्ट कर दिया। हाँ वेरी क्लोज, बताइए। अफ्रीका के बीच में तो नहीं है, वो तो रेड सी है। रेड सी है, आप बताइए। यू, डेड सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सबसे लोवेस्ट जो अर्थ पे पॉइंट है दैट इज द डेड सी। नॉर्मल
डेड सी बोल तो रहा हूँ, डेड सी। डेड सी अभी न्यूज में है, इजराइल में हमला कर रहा है गाजा पे, जो इनके बीच का जॉर्डन एंड इजराइल के बीच का है, वही तो है डेड सी। डेड सी द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। एक जानना है, इसका जो पानी है बहुत खारा होता है। नॉर्मल जो होता है खारापन वो 3% होता है सॉल्टी, नॉर्मल समंदर का, लेकिन डेड सी का 30% है। वहां पे मछलियां और कोई भी नॉर्मल जीव जंतु नहीं सरवाइव कर पाते हैं। दिस इज द मेन थिंग। डेड सी ग्रेजुअली, और वहां के जो पानी के स्रोत हैं वो ग्रेजुअली कम हो रहे हैं। ये भी एक इशू है क्योंकि डाइवर्जन ऑफ रिवर्स हो रहा है और इसीलिए उसके सूखने के चांसेज हैं। क्लियर हो रहा है? सो दीज आर द ऑल द थिंग यू शुड नो। ये आपको पता होना चाहिए। जॉर्डन देश है, जॉर्डन का कैपिटल क्या है? कई दिन हम लोगों ने पढ़ा है। लेबनान का कैपिटल क्या है? इसके ऊपर लेबनान है जहाँ पे अभी लड़ाई चल रहा है, हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। इतना 2 साल से न्यूज में है। क्या है? इजराइल तो खुद देश है, उसका तो खुद तेल अवीव कैपिटल है। अरे इन लोगों को तो कितना बार क्लास में डिस्कस किया, कंटिन्यूअसली न्यूज में। बेरूत, बेरूत है जस्ट इसके ऊपर ही तो है, जस्ट एबव दिस, इजराइल के ऊपर है। जॉर्डन का अमान है, ठीक है, और हियर गाजा स्ट्रिप, और यहाँ पे इजराइल है और ये वेस्ट बैंक है। क्लियर हो रहा है? कितनी बार भी पढ़ने के बाद याद नहीं हो रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज है, व्हाट हैज द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड ऑन द बुलडोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या आया है कि जैसे अभी गवर्नमेंट था बदला लेने के लिए, जैसे क्राइम किया, आपने क्राइम किया, उन्होंने क्राइम किया, मैंने क्राइम किया, ठीक है, मैं क्राइम करूंगा तो नॉर्मल कोर्ट में केस चलेगा, ए क्राइम करेंगी तो नॉर्मल कोर्ट में केस चलेगा। ठीक है, अगर हम दोनों जो पार्टी पावर में है उसके करीबी हैं, वोट उनको देते हैं, उनके लिए हम करते हैं, तो हम पे केस चल भी नहीं सकता है। लेकिन उन्होंने वो गवर्नमेंट की थोड़ी सी, उनको पता चल गया विरोधी दल की हैं या ऐसे कास्ट या ऐसे रिलीजन से हैं जो गवर्नमेंट को वोट नहीं देता है, जो पार्टी है, तो उनके ऊपर क्या चलेगा? केस भी चलेगा, उनके घर पे बुलडोजर भी चलेगा। आर यू गेटिंग ना? तो ऐसे ये हो रहा है कि आप जैसे 3 ब्रांच होता है गवर्नमेंट का, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है जुडिशरी। 3 ब्रांच होता है। एक का काम है लेजिस्लेचर का, जो कार्यपालिका है, उसका काम है कि चीजों को इम्प्लीमेंट करना, जो लॉ है। जो विधायिका है लेजिस्लेचर, उसका काम है कि लॉ बनाना। और जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसका क्या काम है? पनिशमेंट देना। तो होता है लॉ आप बनाएंगे, ये इम्प्लीमेंट करवाएंगी और ये सजा दिलवाएंगी, यही है। अब यही लॉ बना रही है, यही क्या करें, सजा देने लग रही है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होगा ना, मिसयूज ऑफ पावर होने लगेगा। ऐसे होता है कि लॉ ये बनाएंगी, वो करेंगी, तो वो देखेगा कि लॉ सही है कि नहीं, इन्होंने वायलेट किया है कि नहीं। तो ऐसे में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, खासकर जुडिशरी और जो अदर 2 बॉडीज हैं। ठीक है, अब देखिए कि बुलडोजर जो है कि वो तुरंत आप सजा दे रहे हैं, तुरंत सजा दे रहे हैं ना। पता कैसे चलेगा? जब हो सकता है कि मैंने नहीं किया हो कोई क्राइम, कोई जाके कह दिया कि अरे ये कहीं आग लगा रहा था, पता चले मैं तो उस समय था ही नहीं। हो सकता है ना मेरे दुश्मन जाके बेकार का ही गलत जाके FIR लिखवा दे। अब गवर्नमेंट को मौका मिल गया कि FIR लिखा गया। अब ये पता चले कि इनका थोड़ा भी जमीन गवर्नमेंट के लैंड पे है, तो रहेगा इतना, वो पूरा घर तोड़ के जाएंगे। आर यू गेटिंग ना? है ना, आज के जमाने में हर आदमी आगे बढ़ा के बनवाता है। आप जाके देखिए गली इतना रहेगा, 10 साल बाद जाके देखिए इतना हो जाएगा, 5 साल बाद लगेगा कि छत पे चढ़ के जाना पड़ेगा। ये हाल है। लोगों का सेंस ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, जो रिस्पेक्ट होता है ना कि हाँ थोड़ा कि आम जनता का ये रोड है, मैं क्यों इस पे कब्जा करूं, इस तरीके का नहीं। सबको लगता है कि आगे आगे बढ़ाते जाए, मेरा कमरा थोड़ा सा बढ़ जाए, भले यहाँ पे कितना भी जाम लगे। जाम उसके घर के सामने ही लगता है, लेकिन ये सेंस ऑफ मेंटेलिटी नहीं है ना, कि आदमी आजकल ना संकीर्ण सोचता है, नैरो माइंडेड हो गया। पहले होते थे लोग भले गरीब थे, लेकिन फिर भी एक लॉन्ग टर्म उनको लगता था कि अरे ये गांव का मोहल्ला है। वो लोग अपने घर के सामने वो बरामदा छोड़ते थे कि लोग आके बैठेंगे। पहले देखिएगा सबके घर के सामने। हाँ, वही। आज तो आदमी रोड पे जाके अपना वो सब कुछ कैप्चर कर देगा, अपना सीढ़ी तो रोड पे ही बनवाते हैं लोग।
हाँ छज्जा तो वो तो बनेगा ही, तो दैट इज द मेन इश्यू। तो ऐसे में क्या होता है कि हर आदमी का कहीं ना कहीं है आज के जमाने में। अब हो गया कि मेरा विरोधी है तो फिर उसका टूटेगा। तो ऐसे में ये होगा कि क्राइम मैं कर रहा हूँ ना, ये घर में 10 लोग हैं, कोई एक क्रिमिनल है लेकिन उसकी वाइफ, उसके मदर, उसका बेटा अभी क्लास में जा रहा है, उसका घर तोड़ दिया, सब लोगों को आना पड़ेगा ना। और इसमें बड़ा एक फेमस इनका है बशीर बद्र का कि लोग टूट जाते हैं ये घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। जैसे ये है ना, आपको कहीं जाना है, यू हैव द क्लास। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब तो खत्म ही हो गया, बस वी विल बी कंक्लूडिंग इन द 2-3 मंथ्स, यही लास्ट आर्टिकल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं सोच रहा हूँ डिस्कस कर लूँ। यहाँ पे जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो आया है ये, इस पे एस्से आ सकता है क्योंकि ये बहुत न्यूज में है। एस्से लिखने का ये तरीका है कि आप कोई एस्से का जो स्टार्ट करें, कोई पोएम से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी जैसे ये है आप ऐसे स्टार्ट करें, जो ये वाला पोएम है काफी इम्पैक्टफुल है कि आप घर तोड़वा दे रहे हैं तुरंत आधे घंटे में जाके, पर एक घर बनवाने में सच में देखिएगा लोग पूरे बुढ़ापे में आ जाते हैं तब जाके उनका घर बनता है। तो आप तुड़वाने में तो आधा एक घंटा लगा, क्या पता गलत था कि नहीं था। आप देखते हैं जुडिशरी का जजमेंट आता है पता चलता है 70% यही होता है। अरे आप पिछले साल एक केस था यहाँ पे, दिल्ली का एक आर्यन कॉलेज था, वहाँ पे एक रेप का केस आया था, रेप का नहीं मर्डर एंड रेप का केस आया था। ठीक है, स्कूल में ही किसी बच्चे का हत्या हो गया था। अब वो बहुत बड़ा स्कूल था दिल्ली का, तो ये दिखाने के लिए कि हम तुरंत जस्टिस करते हैं, उसका जो कंडक्टर था बस का उसको पकड़ के ले गए कि इसने मारा है। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ उसको तुरंत इतना मारा, उसको ले जाके इतना मारा कि वो कबूल लिया, और उसका हालत खराब हो गया, उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, वो कबूल लिया, उसका डेथ हो गया। ठीक है, डेथ होने के बाद जब बहुत उसका शोर शराबा हुआ, उसके घर वाले ने विरोध किया कि अरे वो बहुत सीधा था, ऐसा कर ही नहीं सकता, वो किसी को छूता तक नहीं था। जब उसको जबरदस्ती जब वहां पे लोग प्रोटेस्ट किए तो वो सीबीआई के पास केस गया। सीबीआई ने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि एक उसका दोस्त मारा है, वो एकदम कोई उसकी गलती नहीं थी, उसी का दोस्त इसलिए मारा था क्योंकि उसको कल एग्जाम था और उसको एग्जाम कैंसिल करवाना था, कल छुट्टी चाहिए था, उसका पेपर तैयार नहीं था। नहीं होते बच्चे डर गए और उसको अपने दोस्त को मार दिया कि इसी बहाने छुट्टी होगा। तो इस पे हो गया कि उसको मार डाला ना आपने, मार मार के पुलिस ने, सिर्फ उगलवाने के लिए कि आप बस प्रूव करना था कि इस स्कूल का नाम गलत हो जाता ना, वो बहुत पावरफुल स्कूल था। आज ये सब होता है। अभी मैं ये घटनाएं बढ़ गई, कल मैं किसी किसी छात्र नेता को भी कल गोली मार के मारा था कल, कोई सिंह थे देवरिया में किसी को मारा है, कल मारा है ना देवरिया में किसी छात्र नेता को। ये सब चल रहा है आजकल मतलब। तो दिस इज द कंडीशन, मतलब ये है यहाँ पे तो। वही तो मैं बता रहा हूँ, आर्यन स्कूल का ही तो केस था, सेम केस। तो जो बस कंडक्टर को मार मार के मारा था ना, वो बस कंडक्टर गुनाहगार नहीं था, वो कोई उसका स्कूल वालों ने पैसा पैसा देके इसलिए अब उसको कराया कि उसका नाम ना खराब हो, कि हमने पकड़ लिया, कंडक्टर था, जैसे प्रूव करने के लिए कि हम अच्छे स्कूल है, हम तुरंत पकड़ लेते हैं, कि लोगों का ट्रस्ट बना रहे। लेकिन बाद में पता चला पुलिस को पैसा दिया, पुलिस उसको मार के उगलवा लिया, उगलवाने के बाद उसके तो अब अमीर स्कूल है तो वो तो एलिट लोग ही जाते हैं उसमें। तो वो दिल्ली का टॉप कॉलेज में आता है, आर्यन आयान कॉलेज या आर्यन कॉलेज कुछ ऐसे नाम था, आप ढूंढिएगा। आर्यन था ना, आर्यन या आयन ऐसे ही था। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि बुलडोजर कल्चर का क्या घाटा हो सकता है, कि जो लोग जैसे गवर्नमेंट के सपोर्ट में है, विरोध में, इसे आप यूज कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं, जो हमारा राइट टू शेल्टर है। एक तो घाटा आप उसके फैमिली वालों के साथ कर रहे हैं, एक तो बाद में अगर निकल जाए कि अरे ये गुनाहगार नहीं था तो उसका कहाँ से घर आएगा। अच्छा ये आपके बगल वाला डिस्ट्रिक्ट जो है, 2-3 डिस्ट्रिक्ट बैक, आजमगढ़ वाले, मुख्तार अंसारी। हम्म। यही है ना कि देखिए पॉलिटिकल पावर में आप आके मिसयूज नहीं कर सकते।
जुडिशरी का यही है ना, जुडिशरी शुड हैव द रोल। अरे मैं यहाँ पे हूँ, आई एम ए टीचर, मैं सिंपल हूँ, मैं किसी पॉलिटिशियन से कभी जाते हुए उसके गाड़ी से कुछ हो गया, मैंने उसे बोला, फिर उसको ये देखना है कि वो पावर में है, मुझे ले जाके वो कुछ भी करवा दे, फिर और झूठ मूठ में करवा देगा कि अरे ये ड्रग लेके गया था। कितने लोग मुझे जानते होंगे? नहीं जानते हैं ना। जो लोग नोन है, जिन लोगों का पहले से नाम है, तो उन लोगों के तो पीछे लोग आ जाएंगे। लेकिन ऐसे होता है, जुडिशरी जो होता है वो प्रॉपर रूप से आपका भी वकील होगा, मेरा भी वकील होगा, दोनों लोगों का लॉयर होगा, वो प्रॉपर तरीके से एविडेंस देगा, बाद में प्रूफ होता है। भले जस्टिस थोड़ा सा डिले हो जाता है, पर एक तो होता है कि बेगुनाह को हम सजा नहीं देते हैं। मेन एम यही है। सुप्रीम कोर्ट ने यही गाइडलाइन दिया, आपको उस दिन बताया था। बताइए, गाइडलाइन एक दिन पढ़े थे ना जिस दिन आया था, व्हाट वाज द गाइडलाइन? आप बताइए। हाँ, बुलडोजर वाले जो सुप्रीम कोर्ट का अब आया है गाइडलाइन, क्या गाइडलाइन आया है? हाँ, 15 डेज पे इंफॉर्म करना है। या हाँ हाँ, गुड गुड, ठीक है। 15 डेज वाला सही है। और बताइए, और क्या है? 15 डेज वाला तो ठीक है, और भी था ना कि वीडियोग्राफ होगा उसका, प्रॉपर तरीके से वीडियोग्राफ होगा कि कब कितना बिल्डिंग आगे था, आपको कितना है। तीसरा ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिसने ऑक्यूपेंट है, जो इंक्रोच किया है, उसको आप प्रॉपर टाइम देंगे कि वो कोर्ट में जाके अपील करे। ये नहीं कि आज बोला कल आके उसको बिना मौका दिए आप उसका, हाँ, आप प्रॉपर तरीके से टाइम देंगे कि दे कैन अपील इनटू द कोर्ट। और चौथा उन्होंने बोला है कि जो ऑफिसर जाके बुलडोजर से गिरवाएगा, जो मेन ऑफिसर रहेगा, अगर ये पाया गया कि वो सही घर था, कोई इलीगल नहीं था, तो पूरा घर बनवाना पड़ेगा। और ये भी बोला कि कितना आपने तोड़ा, ये नहीं कि इतना इंक्रोचेज है आप पूरा का पूरा घर तोड़ के आए, आप जितना इंक्रोच है उसी को ही बस तोड़ के आइए, आप अंदर नहीं जा सकते। दिस आर द गाइडलाइंस। तो इसमें हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था। ये जो बुलडोजर का है, जो हम किस आर्टिकल को वायलेट करेगा? राइट टू शेल्टर। हर इंसान का है ना फंडामेंटल राइट्स, राइट टू शेल्टर अंडर आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21, राइट टू लाइफ। तो उसमें है कि हमें आश्रय का अधिकार, इसको हम वायलेट करेंगे ना, क्योंकि मेरा बेटा या मेरा जो रिश्तेदार है वो तो बेघर हो जाएगा ना, महीनों उसको स्कूल छूट जाएगा, उसका नॉर्मल लाइफ सब डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि हर आदमी के पास ऐसा तो है नहीं, गरीब देश है, आदमी का मुश्किल से एक घर होता है। तो दिस इज द वन थिंग, ओके। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया है दैट इज द आर्टिकल 142। एक दिन मैं आर्टिकल हाँ, क्या है ये आर्टिकल 142? सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 में ये पावर है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो किसी भी केस में कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिक्री दे सकता है और उसको गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अवहेलना, कोर्ट की अवहेलना का केस चला सकते हैं। जैसे अगर कोर्ट ने डीएम को कहा कि ये आपको फॉलो करना है, जैसे गाइडलाइन हो गया, अब गाइडलाइन जो ऑफिसर फॉलो नहीं करेगा और उसके खिलाफ तो एक तो केस चलेगा कि उसको घर बनवाना पड़ेगा, दूसरा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस चलेगा। आर यू गेटिंग ना? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब अवहेलना जो आप कोर्ट का कर रहे हैं उसका चलेगा, और दैट इज वाई द आर्टिकल किस में है? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। एक तो 129 में भी था और 142 में भी था, तो ये दो है जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए है। क्लियर हो रहा है? देखते हैं अगर उस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में जानिए। दिस इज एन एनजीओ एंड दिस इज वर्किंग फॉर द, अगर कहीं पे भी इनजस्टिस होता है, खासकर गवर्नमेंट करती है, तो वो इसको पब्लिश करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इनटू द लंदन, यूके में है, ओके। ये हमेशा गवर्नमेंट के क्रिटिसाइज करता है, तो सारी गवर्नमेंट इनके पीछे पड़े रहते हैं। आप देखिएगा इनका जो जितने भी गवर्नमेंट होती है इनका अकाउंट फ्रीज कर देंगे, लेकिन ये है कि ये कंटिन्यूसली जितना भी ह्यूमन राइट का इशू है वो ये लोग हमेशा उठाते रहते हैं उस मुद्दे को। So this is all about from the today's news. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session. Jai Hind.